आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉन कीट्स है, जो रोमांटिक एज का पोइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। मतलब जॉन कीट्स पे ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा पीजीटी का पेपर और कीट्स पे कुछ ना पूछा जाए। तो जॉन कीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। रोमांटिक एज का है आपका और यंगर जनरेशन से बिलोंग करता है। रोमांटिक एज के बारे में जब आप मेजर मूवमेंट्स करते हो तो तब हमें बिल्कुल एक एक चीजें पता लग जाती है कि रोमांटिक एज कैसे स्टार्ट हुई थी। मैनिफेस्ट मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है रोमांटिक एज का? जो वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, शुरुआत में लिरिकल बैलेड निकले थे 1798 में, बाद में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस निकाला था उसका 1800 में। जब लिरिकल बैलेड निकले जिसके अंदर 23 पोएम्स थी, वो एक आगाज था रोमांटिक एज का। तो रोमांटिक एज अपने आप में एक अलग एज है और ये स्टार्ट हुई थी 1798 से। उसके बाद में इसके स्टार्टिंग के राइटर रहे थे, उसमें वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज और रॉबर्ट साउदे का नाम आता है। बाद में जो सेकंड जनरेशन है, जो बाद वाले राइटर रहे हैं, उसमें जॉन कीट्स, पीबी शैली और बायरन की बात आती है। तो बहुत अच्छे फ्रेंड है जॉन कीट्स और पीबी शैली। इतने हैं कि जब कीट्स मर जाता है तो पीबी शैली उसकी मौत पर एक एडोनिस करके अपनी पेस्टोरल एलिजी भी लिखता है। तो ये राइटर है जिनका जो जन्म अगर देखा जाए, जैसे 1798 में तो लिरिकल बैलेड निकले, रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। लेकिन जॉन कीट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका तो जन्म ही 1795 का है। और बहुत कम उम्र में जो मरने वाला राइटर है, सबसे कम उम्र तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अभी एक राइटर और भी है जो इससे भी कम उम्र में मरा था। लेकिन ये बहुत कम उम्र में मरता है, एक अच्छा राइटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अगर ऐसे बोलूं तो केवल 25 ईयर ओल्ड, मतलब 25 साल और 4 महीने के करीब इसकी जिंदगी रही। आप खुद आइडिया लगा सकते हो इतनी कम उम्र में, जब तक अगर आज का टाइम हम देखें, 25-25 साल के तो बच्चे भी पढ़ ही रहे होते हैं। इसने इतना ज्यादा फेम प्राप्त कर ली थी और इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि अगर जॉन कीट्स ज्यादा उम्र के लिए जी गया होता तो कितना नाम कर देता। मतलब जो केवल 25 साल की उम्र में ही इतना कुछ कर दिया उसने। तो आप लगा सकते हो 18-19 साल से तो स्टार्टिंग ही करता है बालक, तो 4-5 साल में कितनी फेम इसने प्राप्त करी होगी। इस ये इसकी जो उम्र है तो 1795 में इसका जन्म है और 1821 में ये मर जाता है। इसका 1819 जो ईयर है, 18-19 एकदम याद भी रहता है, 18-19, 1819 का वो बहुत ही फेमस पीरियड रहा है इसका। और उसमें हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रह जाता है कि जो इसकी बिलव्ड है वो 1818 में उससे इसका लव चलता है, लेकिन वो इसे त्याग देती है। और वो ब्राउनी, फैंसी ब्राउनी नाम था उसका। तो उसके बारे में भी खैर हम बात करेंगे, उसने कई सारी पोएम में उसका जिक्र भी करा है। कुल मिला के अगर कीट्स की बात करें, कीट्स कई चीजों के लिए बड़ा फेमस है। और जॉन कीट्स एक छोटी उम्र में यंगर जनरेशन का पोइट है। और जब हम न्यू इसके रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज के जो हमारे जो रोमांटिक एज है उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब जो वहाँ की पोइट्री लिखा करते थे राइटर, तो उनमें और रोमांटिक एज से जो पहले था न्यू क्लासिकल एज, एक बहुत बड़ा अंतर है। न्यू क्लासिकल एज वाले जो राइटर थे वो रियलिज्म को करते थे। अब न्यू क्लासिकल का एक दो नाम भी अपने माइंड में रख लो, जैसे कि आपका एलेक्जेंडर पोप है, ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है। ये बड़े बड़े राइटर है जो न्यू क्लासिकल एज के थे। न्यू क्लासिकल एज के राइटर में रियलिज्म था, वो रियलिटी की बात करते थे, वो माइंड से चलते थे। लेकिन अगर हम बात करें रोमांटिक एज के राइटर, तो ये रियलिज्म की जगह इमेजिनेशन यूज करते हैं। दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल एंटी है। वो माइंड यूज किया करते थे, ये हार्ट यूज करते हैं। और वर्ड्सवर्थ की जब आपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पढ़ा होगा, उसमें लाइन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो पोइट्री तो हार्ट से निकलती है। हम सोचते रहते हैं किसी चीज को, सोचते सोचते दिमाग में जो विचार उमड़ते हैं वो पोइट्री बन जाते हैं, उसे लिख देते हैं। ऐसा मानना रोमांटिक एज वाले राइटर्स का है। इसमें पीबी शैली भी ऐसा ही है, वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, कीट्स, ये सब इसी तरीके के हैं। इसी समय में एक राइटर और है जो इसका फ्रेंड होता था कीट्स का, उसका नाम है ले हंट। ये कहा जाता है जॉन कीट्स जो है, ये तो वैसे भी जैसे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो कोर्स किया जाता है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, इस तरीके से फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर, मेडिकल लाइन में था जॉन किट्स। इसके घर वालों ने इसे मेडिकल लाइन में भेजा और वहां से डिग्री प्राप्त करने के बाद में भी इसका माइंड उधर को नहीं चला। और ये फिर जब उधर नहीं चला, जैसे गाल्सवर्दी था वो लॉयर ना बन के पोइट बन गया, ऐसे ये भी है। ये भी यहाँ पर इसे बनना तो था एक मेडिकल फार्मासिस्ट, मेडिकल लाइन में जाना था। लेकिन जो इसका दोस्त है
खासकर उसमें ले हंट का नाम आता है। उसने इसे एनकरेज करा एक राइटर के रूप में, और इसने 1814 में 1814 में और इमिटेशन ऑफ स्पेंसर करके एक पहला वर्क लिखा था। तो इसने इमिटेशन स्पेंसर की इमिटेशन करी, और ये फर्स्ट वर्क था इसका। और अगर बात करें, जो ज्यादा सक्सेस तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम में लिख दिया था। उसके बाद में इसने अपने और भी वर्क लिखे। ज्यादातर इसके जो वर्क थे कीट्स के, वो 1819 के जो वर्क है इसके, वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। अपने ओड के लिए बहुत ज्यादा विख्यात था, ओड लिखा करता था। ओड क्या होता है कि एड्रेसिंग सॉन्ग होता है इसका। ओड टू नाइटिंगेल इतना इमोर्टल वर्क है, आज भी मतलब नाम आता है तो और टू नाइटिंगेल बहुत सारे सिलेबस में लगा रहता है। जॉन किट्स की यही पोएम सबसे ज्यादा लगी रहती है, और टू नाइटिंगेल। या फिर दूसरी पोएम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक बैलेड है, ला बेला डैम सेंस मर्सी। वो भी इसी का है, आपने कभी ट्वेल्थ वगैरह में उसमें पढ़ा भी होगा, ला बेला डैम सेंस मर्सी। ये किट्स है, किट्स की कई सारी खासियत है। ये सबसे ज्यादा विख्यात अगर देखा जाता है तो अपनी सेंसोसनेस के लिए है। सेंसेस जो होती है ना, फाइव सेंसेस, ये उनके फाइव सेंसेस को दिखाता है। मतलब फाइव सेंसेस, चाहे वो सेंस ऑफ, चाहे नोज है, ईयर है, या हैंड है, टंग है, सारी की सारी सेंसेस अपने पोएम्स के अंदर डालता है। तो वो कीट्स है। कीट्स अपने पोइट्री के लिए, कोई नॉवेल के लिए या किसी और चीज के लिए लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखता है, या पोइट्री जो है इसकी, उनके लिए बड़ा फेमस है। पोइट्री में ये आपका लिरिक लिखता है, उसके बाद ओड है इसके, ओड से फिर इसने बैलेड भी लिखी है। तो जॉन कीट्स अपने इन सभी वर्क के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। तो जॉन कीट्स की जो बायोग्राफी है इसकी अगर हम बात करेंगे, तो कीट्स मतलब अपनी लाइफ में इसकी जिंदगी अगर हम देखें तो एक मेडिकल लाइन को छोड़ करके ये चला आया किस तरफ, लिटरेचर की तरफ। और इसने ये वर्क लिखे अपनी। कई सारी इसकी पोएम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। और टू ग्रेसिया नन है, और टू साइकी है, और टू मेलनकॉली है, बहुत सारे और इसने लिखे हैं। तो कीट्स को जब हम पढ़ते हैं ना, किसी भी राइटर को आप पढ़ने चलो, तो उसका एक कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। जैसे कि आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हो तो माइंड में ये आ जाता है कि यार एक नेचर पोइट है, रोमांटिक एज का है, और थोड़ा सा इन चीजों में बात करता है, लैंग्वेज सिंपल सी हो, सिंपल समझ में आ जाए इजीली, हर्ट मैन टू मैन लैंग्वेज हो, सीधी बात जाए, ज्यादा आर्टिफिशियलिटी ना हो। मतलब एक ऐसे कुछ दो चार पांच पॉइंट रहते हैं। जब आप कीट्स की बात करेंगे तो तब भी हमारे माइंड में कुछ चीजें ऐसी आ जानी चाहिए नाम लेते ही जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स का नाम लेते ही आपके माइंड में सबसे पहली जो बात आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि जो कीट्स है वो अपने ओड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कीट्स का नाम जब भी ले तो एकदम माइंड में ये भी आना चाहिए कि वो सेंसुअसनेस वाला पॉइंट है। एक पॉइंट आता है वो हेलेनिज्म से जुड़ा हुआ है, हेलेनिस्ट है। और हेलेनिज्म क्या होता है ये भी आपको पता हो। इसका मतलब जो ग्रीक की कॉपी करके लिखते हैं, जो अपने वर्क में ग्रीक मैथोलॉजी को दिखाते हैं। जैसे सपोज करो आप इंडियन हो, आप किसी एक दूसरे कंट्री की जो वहाँ की तथ्य है, जो वहाँ की स्टोरीज है, जो उनकी गाथाएं हैं, आप उन्हें करने लगो, तो आप उस चीज के लिए फिर ये हो जाता है कि आप उसके लिए बहुत फेमस हो गए। तो ग्रीक को दिखाता है। और जब ग्रीक को जब दिखाता है तो उसमें इसका जो मानना है जॉन कीट्स का, वो ग्रीक को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। तो ग्रीक के गॉड गॉडेस उनकी ज्यादा बात करता है, इंग्लैंड की तो इतनी करता भी नहीं है। इसीलिए इसके वर्क में हेलेनिज्म देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हेलेनिस्ट बोलते हैं। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है। एक क्वालिटी है इसके अंदर, ये एस्केपिस्ट है। एस्केपिस्ट होता है ना, एस्केप माने बचना होता है, तो ये रियलिटी से बचता है, इमेजिनेशन में भागता है, दिखाता है कि भाई मतलब ऐसा एक अलग से इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट करता है, जिस तरीके से इसने ऑटो नाइटिंगेल में करा है। वो बताता है कि देर आर टू वर्ड्स, वन वर्ड इज फॉर ह्यूमन बीइंग जिसमें हम सब रहते हैं, सेकंड वर्ड इज फॉर नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल का अलग संसार है, वो बिल्कुल अलग है। और हम बड़े दुखी है इस संसार में, हमें तो नाइटिंगेल के वर्ल्ड में होना चाहिए। ये सारी बात जॉन केट्स मानता है। जॉन केट्स पे से क्वेश्चन आना पीजीटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आएगा तो है, ये तो डेफिनेटली हो गया, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपके जो राइटर पीजीटी में रहते हैं ना, वो आपके 17 राइटर्स हैं जिस तरीके से, तो उसमें से दो राइटर टीजीटी पीजीटी में कॉमन है हमारे। विलियम शेक्सपियर एक बड़ा राइटर है, वर्ड्सवर्थ भी एक बड़ा राइटर है। उसके बाद 15 राइटर्स रहते हैं। इनमें जो बड़े राइटर है वो रोमांटिक एज के होते हैं, और उसमें भी पोइट जैसे पीबी शैली और कीट्स, ये अच्छे खासे, मतलब इन पे से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। लेकिन हम सबको बराबर अहमियत नहीं दे सकते। अगर हम अमेरिकन राइटर की बात करें, जैसे फॉकनर की बात करें, तो वो इतने, हेमिंगवे, फॉकनर, इन पे इतने क्वेश्चन नहीं होते जितने आप कीट्स पे, पीबी शैली पे, इन पे आप क्वेश्चन, टेनिसन पे, मैथ्यू आर्नोल्ड पे, इन पे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं।
तो आपको कीट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, वन बाय वन इसके क्वेश्चन करने हैं। ये इसकी जो मौत हो गई थी, इसके एक दिक्कत और है, कीट्स में भी है और चार्ल्स लैम्ब में भी है। चार्ल्स लैम्ब भी क्योंकि आपके सिलेबस में है, वो भी रोमांटिक एज का है, वो एक एसेइस्ट है, कीट्स एक पोइट है। तो चार्ल्स लैम्ब को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन चार्ल्स लैम्ब में और कीट्स में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों बड़े दुखी से रहते हैं, दोनों बीमार से रहते हैं। और दोनों के बीमारी जो है वहां पर जो चार्ल्स लैम्ब है उसका तो उसका पूरा परिवार बीमार रहता है, यहाँ भी पूरा परिवार सा बीमार है। फिलहाल हम कीट्स की बात कर लेते हैं। कीट्स जो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैल रही थी, और इसके तो पूरे परिवार में बहुत ज्यादा थी। इसका भाई अभी अभी मरा है, मतलब जब ये पोयम लिखेगा 1819 का जब टाइम आएगा, उससे पहले ही मतलब इसका भाई जो है वो खत्म हो गया था, 1821 में ये भी मर गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में मरने का कारण ये बीमारी थी, टीबी की बीमारी, इसी से कंजम्पशन भी से कहते हैं हम, ये 6 रोग होता है टीबी, ये इसके भी था जॉन कीट्स के। और ये रोम में इलाज के लिए भी गया था, इलाज के लिए क्या गया, वहां से वापस ही नहीं आया, रोम में ही मर जाता है और वहीं पर इसे दफना दिया जाता है। तो ये था जॉन कीट्स। और इसका एक लव अफेयर की बात करें तो फैनी ब्राउन है, वो उससे इसे लव हो गया था। और उसने इसे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत छोटी सी थी और बीमार रहता था, पीला सा पड़ा रहता था, उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। और उसने मतलब एक तरीके से इसका मानना तो यही है कि धोखा दे दिया, तो उसकी उस धोखा या बेवफाई कह दो, उसके ऊपर भी इसने पोयम ला बेला डेम सेंस मर्सी, इसकी पोयम कुछ हद तक वही सोच के लिखी गई है। क्योंकि ला बेला डेम सेंस मर्सी का हिंदी में जो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है, वो होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। और वो ब्यूटीफुल लेडी वही थी फैनी ब्राउन, वो उसी के बारे में इसे इसमें एक परी को दिखाएगा, वो परी फैनी ब्राउन को ही दिखाता है कि वो फैनी ब्राउन जो थी वो ऐसी ही थी और उसने मेरे साथ धोखा दिया है। तो उस पोयम के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही चीज देखने को आपको मिलेगी। अब इसके वन टू वन क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे, आप साथ के साथ ही समझते रहना इसके क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है यूं ही पढ़ लेने हैं बस, नहीं नहीं, समझ के चलना है किड्स को। अब आप लगा लो हिसाब कि 1795 में जन्म है, 1798 वर्ड्सवर्थ को आप उन्हें बहुत अच्छा सा पढ़ा है। 1798 में वर्ड्सवर्थ इतना बड़ा हो गया था, वो 1770 में जन्मा था। तो इससे पहला है, एज दोनों की सेम है, रोमांटिक एज है दोनों की। वो 1770 में पैदा होकर 1850 में मरा था। तो इसका मतलब काफी जिया था, 80 साल के करीब। ये केवल 25 साल जीता है। इसकी जो जन्म होता है 1795 में होता है, इसका मतलब इसके जन्म के 3 साल बाद तो वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने लिरिकल बैलेड लिख दिए थे। और 1795 वो ईयर थी जब वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज को मिला था, उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। तो जब वे दोस्ती कर रहे थे, जब ये पैदा हुआ था कीट्स। तो ये कीट्स को जैसे वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज को इकट्ठा सा देखते हैं हम, ऐसी पीबी शैली और जॉन कीट्स को भी आप इकट्ठा सा देख सकते हो। क्योंकि इसकी मौत के बाद में पीबी शैली, हालांकि वो भी ज्यादा नहीं जी पाया था शैली भी, लेकिन फिलहाल इसके बाद मरा था। तो अब कीट्स की बायोग्राफी, जब हम जॉन कीट्स को पढ़ेंगे फिर पीबी शैली को पढ़ेंगे, तो दोनों को थोड़ा सा जोड़ करके पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे भी। तो पहले कीट्स को पढ़ लेते हैं, अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। कोई चीजें होंगी तो मैं एक एक करके बताता चलूंगा सारी चीजें, और आपको साथ के साथ समझना है, साथ के साथ याद करना है। आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, पीजीटी का एग्जाम जल्दी है, तो आप यही क्लियर करके चलना है। देखो कीट्स पैदा हुआ था 1795 में। मैंने, अगर हम बात करें उसके टीजीटी की, टीजीटी में ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं जन्म के या मरने के, लेकिन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार तो पीजीटी के एग्जाम में ऐसा हुआ था, कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे डेट ऑफ मतलब डीओबी पर, डेट ऑफ बर्थ पर, या फिर उस पे मतलब उसके डेथ पर कि कब मरा, ये कब जिया, मतलब 6-7 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं जिसने भी पेपर बनाया था वो ये सोच के ही बैठा था कि मुझे हेमिंगवे की भी मौत पूछनी है, मुझे कीट्स की भी जन्म पूछना है, ऐसे करके 6-7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। तो इसका मतलब आपको सभी का ये अलग से एक पेज पे लिख लेना है कि कीट्स तब पैदा हुआ तब मरा, पीबी शैली तब पैदा हुआ तब मरा, ये आप क्रम से लिखोगे ना, और वो भी रोमांटिक एज के एक साथ और विक्टोरियन एज के एक साथ, तो थोड़ा सा उसका मेल भी मिल जाएगा आपको। तो आपको इस तरीके से सबकी एजेस जरूर लिख लेनी है, और ये याद भी लास्ट मोमेंट पे कर लेना जब 4-5 दिन रह जाए एग्जाम के, क्योंकि साथ के साथ ध्यान रह जाएंगे। फिलहाल 1795 में लंदन में पैदा हुआ था जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लाइफ पीरियड 25 ईयर्स ओल्ड है और 4 मंथ्स, मतलब केवल 25 साल और 4 महीने ही जी पाया था ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कितने साल जिया था वो। His love of poetry was aroused by his tutor Charles Cowden Clark, who was acquainted with Sally also. एक इसका ट्यूटर है, उसने इसके अंदर उसका जो पोइट्री के प्रति लव जागृत करा, वो तो शुरू में हो गया इसका, लेकिन ये लिटरेचर की तरफ को जो गया था, जिसने इसे एंकरेज करा कि तुम्हें पोइट बनना चाहिए, वो था इसका बहुत करीबी दोस्त ले हंट।
तो ले हंट के कहने से चला था। इसके फ्रेंड बहुत ज्यादा है। कभी किसी फ्रेंड के यहाँ जाकर के ये वाली पोयम लिख देगा, किसी फ्रेंड को कोई लेटर लिख देगा। और इस तरीके से इसने लेटर बहुत लिखे हैं। मतलब इसकी कुछ टर्म्स ऐसी है कि किसने बोली ये लाइन, कि भाई जॉन कीट्स ने किससे बोली, कहाँ बोली। तो लेटर लिखा, उसे लिखा, अपने दोस्त को लिखा, भाई को लिखा। इसका भाई जो था वो जॉर्ज कीट्स था, जो मतलब मैंने बताया था ना वो मर जाता है। एक इसका फ्रेंड है सेवन करके, जब ये रोम गया था उसके साथ गया था इलाज कराने। ये मर जाता है तो उसकी गोद में ही दम तोड़ता है, और उससे कह के जाता है कि भाई मेरी जो कब्र है उस पे ये वाली लाइन गुदवा देना, कि हियर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। वो इसी की एपिटैफ है, वो इसी की समाधि पे लिखा हुआ लाइनें हैं। हिज लव ऑफ पोइट्री वाज अराउज्ड बाय हिज ट्यूटर। इसका ट्यूटर है चार्ल्स काउडन क्लर्क। ये जो क्लर्क नाम है ये इसके स्कूल का नाम भी था। हु वाज एक्वेंटेड माने होता है वो परिचित था विद सैली आल्सो, पीबी सैली से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों साथ साथ ही थे, तो वो ट्यूटर इसका भी है और उसका भी है। किड्स बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को दो धड़ों में बांटा गया है, एक एल्डर जनरेशन, एक यंगर जनरेशन। एल्डर में तीन नाम आते हैं बड़े बड़े, उसमें दो तो एकदम बड़े नाम आते हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज। फिर एक नाम रॉबर्ट साउदे का आता है। ऐसे तीन नाम इसमें आते हैं, दो नाम इसमें भी बड़े बड़े आते हैं, जॉन कीट्स एंड पीबी सैली। एक नाम बाद में बायरन का आता है, लॉर्ड बायरन। और इसके बाद में ले हंट भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये एल्डर और यंगर जनरेशन, तो जॉन किड्स बिलोंग्स टू यंगर जनरेशन। अब ये यंगर जनरेशन मतलब बाद वाली थी, ये एल्डर होते हैं जो पहले पैदा हुए। एल्डर यंगर का मतलब ये नहीं है कि छोटी उम्र का है, ऐसा नहीं है। एल्डर से मतलब है कि जो रोमांटिक एज स्टार्ट हुई तो उसके शुरुआत में कौन थे, तो वे बड़े वाले हो गए, जो बाद में थे वो छोटे हो गए। तो इसलिए से रोमांटिक एज में ऐसे लेकर के से चलते हैं। अगर हम बात करें 1821 में ये मर गया, 1837 1837 जो था वो फिर विक्टोरियन, रोमांटिक एज के बाद में विक्टोरियन एज आती है। तो विक्टोरिया महारानी 1837 में बनेगी 1901 तक। तो 1837 में बनेगी ना, लास्ट टाइम ही था इसका, जो ये एज इसकी है किड्स की। ये यंगर जनरेशन इसलिए कहा जाता है। तो इसके बाद जो दो चार यही राइटर रहे थे जो यहाँ तक चले थे। ही गॉट इंस्पायरेशन एंड एंकरेजमेंट फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के प्रति से जो इंस्पायर किया गया, एंकरेज से आगे को बढ़ाया गया लिटरेचर में, वो उसका दोस्त था ले हंट और हेडन। ये दो फ्रेंड है, हेडन का नाम भी अलग भी आएगा एक दो जगह और। तो आपको इसके दोस्तों के नाम, उसे पांच छह नाम आएंगे इसके फ्रेंड, और उन्हें ध्यान रखना है। ले हंट तो खैर याद रखोगे, ये तो एक राइटर का नाम है ले हंट, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो ले हंट पे इसने अपनी कुछ पोयम भी डेडिकेट करी है। तो एंडेमन था इसकी पोयम, वो उसने करी है, उसके अंदर लॉन्ग नैरेटिव पोयम थी। तो ले हंट का नाम आता है और हेडन का। तो ले हंट किसने इसे इंस्पायर करा एक पोइट बनने के लिए, तो उसमें ले हंट का नाम आता है। और अगर ये बात आई कि स्टार्टिंग में पोइट्री, तो उसका ट्यूटर था कि ये लव फॉर पोइट्री के प्रति लव। तो वो लव फॉर पोइट्री ऐसा नहीं है कि पोइट्री लिखने के लिए, मतलब पोइट्री पढ़ने में लव जो उसे आया, वो उसके ट्यूटर की वजह से, क्लर्क की वजह से आया था। लाइक शेक्सपियर किड्स आल्सो न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। इसका इस वर्ड को हम याद करते हैं जॉन उस पे शेक्सपियर पे। शेक्सपियर ज्यादा पढ़ नहीं पाया था, तो उसमें उसे कहा जाता है ही न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। यही कंडीशन कीट्स के साथ भी थी, तो इसे भी कहा जाता है शेक्सपियर की तरह ही कि ये भी बहुत कम जानता था ग्रीक एंड लेटिन। और ग्रीक के बारे में अब आप कहोगे जब सर कम जानता था, तो फिर इसने फिर ग्रीक के बारे में कैसे लिख लिया जो इसे हेलेनिज्म आता है। तो इसने जो ग्रीक के वर्क थे इंग्लिश में ट्रांसलेट करे जाते थे, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए तब इसने उन्हें पढ़ा है, ऐसे इसने देखा है। तो लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह ये भी। और कीट्स जो है, देखो शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है, किसी के साथ जोड़ देते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। वैसे कीट्स जो अपना गुरु मानता था कि जॉन कीट्स, वो जॉन मिल्टन और स्पेंसर को मानता था सबसे ज्यादा। ये स्पेंसर को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, इसीलिए पहला वर्क हमें याद भी आ जाता है, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखा है इसने, इसका जो फर्स्ट वर्क है। तो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इमिटेशन माने कॉपी करना होता है, स्पेंसर की कॉपी करी। और जो इसने फिर अपना ये वर्क, मतलब ये मिल्टन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो मिल्टन स्पेंसर से प्रभावित था, ये मिल्टन और स्पेंसर दोनों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और शेक्सपियर से भी था। तो तीनों का नाम कीट्स इन्हें बड़ा ध्यान से पढ़ता था, इन्हें देखता था। हिज फर्स्ट पोएम वाज इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है, इसमें ईयर गलत है, ये 1814 करना आपको, 1814। ये 1813 है, मैं इसे एडिट करना भूल गया। तो 1814 में इसने, ये पहली इसकी फर्स्ट वर्क है। वैसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्क कौन सा है, तो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर याद आपके इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसने स्पेंसर को कॉपी करा है। तो स्पेंसर बहुत ज्यादा इसने माइंड में रखा है, उसे पढ़ा है इसने, तो स्पेंसर को बहुत ज्यादा कॉपी करा है, इसलिए इमिटेशन ऑफ स्पेंसर
इसने ये जो नाम मतलब याद रहेगा आपको कि स्टार्टिंग इसने स्पेंसर से ही करी है, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814। ये जो पोयम थी ये फॉर स्पेंसर स्टेंजाज में लिखी गई है। स्पेंसर स्टेंजा क्या है? वो स्पेंसर का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसका नाम स्पेंसर स्टेंजा है। 9 लाइन का होता है। मैंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स में स्पेंसर स्टेंजा को अलग से बिल्कुल समझाया है। तो ये 9 लाइन्स का स्टेंजा होता है। तो 9 लाइन का एक बड़ा स्टेंजा होता है। जब जॉन कीट्स मर गया था तो इसकी मौत पर एक एलिजी लिखी गई थी। पीबी शैली ने लिखी थी एडोनिस। और वो एक बहुत बड़ी एलिजी थी जिसे पेस्टोरल एलिजी कहा गया है। पेस्टोरल क्यों कहा गया है? क्योंकि पेस्टोरल एलिजी होती है जिसके अंदर जो पोइट होता है ना, वो एज ए सेफर्ड हो जाता है। और वो एक सेफर्ड, दूसरा जो व्यक्ति मरता है वो भी एक गडरिया की तरह होता है, उस पे विलाप करता है, उसके मौत पे विलाप करता है। तो इसमें भी पीबी शैली एक सेफर्ड बना हुआ है और कीट्स को सेफर्ड दिखाया गया, उसके लेमेंट कर रहा है उसकी मौत पर। और वो थी एडोनिस। एडोनिस जो फोर ग्रेट पेस्टोरल एलिजीज है उनमें से एक है। चाहे वो एक एस्ट्रोफल भी है, उसके बाद लाइसिदस है, तो थायरिसिस है, इसी तरीके से एडोनिस है। एडोनिस में यही कहा गया है कि मतलब एक गडरिया की मौत पर पीबी शैली ने करा। तो पीबी शैली ने 55 स्पेंसर स्टेंजाज लिखे हैं कीट्स की मौत पर। कीट्स भी स्पेंसर स्टेंजा से बहुत लव करता था। उसने इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पहला ही वर्क अपना लिखा, वो स्पेंसर से प्रभावित था बहुत ज्यादा, तो स्पेंसर स्टेंजाज को भी इसने यूज करा। इसका एक वर्क है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उसमें भी इसने स्पेंसर स्टेंजास यूज करे हैं। तो किड्स को मतलब लगाव था स्पेंसर स्टेंजा से, ये भी हमारे माइंड में बात रहेगी। ड्यूरिंग हिज लाइफ किड्स वाज क्रिटिसाइज्ड बट हिज रेपुटेशन ग्रू आफ्टर हिज डेथ। जब उसके लाइफ में मतलब ये जो जॉन कीट्स था ना, इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। क्रिटिसाइज कहाँ किया गया था? एक सैटेनिक स्कूल था, या ब्लैकवुड मैगजीन जो थी, वो मैगजीन में इसके बारे में, कीट्स के बारे में भी, पीबी शैली के बारे में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। तो कीट्स, अच्छा, इसके जो वर्क फेमस हुए ना मरने के बाद, इसे बहुत ज्यादा पढ़ा गया इंग्लैंड में। तो इसका ये समझो बेकदरी सी हो रही थी जॉन कीट्स की। जब ये रोम चला गया, ये मर जाता है, इसके वो जो रोग था, मतलब वो बीमारी सही नहीं हो पाती, तो ये रोम में भी सही नहीं होता, वहीं दम तोड़ देता है, वहीं पर इसकी कब्र रख दी, मतलब ये दफना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है अगर वो कहानी देखे इसकी, वो हालांकि वो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा वैसे ही बता दूं, इंग्लैंड के व्यक्तियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था जॉन कीट्स पे, लेकिन मरने के बाद इसके जो वर्क थे उन्हें पढ़ा गया। और जब उन्हें पढ़ा गया तो उन्हें सबको वो इतने बढ़िया लगने लगे कि बहुत फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए कि अब याद आने लगी जॉन कीट्स की। तो तब इंग्लैंड के जो व्यक्ति थे उन्होंने रोम से रिक्वेस्ट करी कि भाई इसकी, हमें इसकी अस्थियों को दे दिया जाए, मतलब हम इसकी डेड बॉडी अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो इसके लिए भी लड़ाई हुई थी, इसकी डेड बॉडी के लिए। कहाँ तो इसे कुछ समझ नहीं रहे थे, लेकिन बाद में फिर याद आई कि भाई कीट्स तो इतना महान था। तो रेपुटेशन इसकी बाद में हुई। इसका जो कंट्रीब्यूशन है सोनेट्स में, इसने 61 सोनेट्स लिखे हैं। हालांकि इसके सोनेट्स कोई ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी 61 सोनेट्स इसने लिखे हैं। सोनेट्स के नाम से नहीं जाना जाता, ये ओड के नाम से जाना जाता है। कीट्स को लव हो गया था फैनी ब्राउन से। वो डेजर्टेड हिम सेइंग दैट सो डिस्टेंचर, उसने उसे डेजर्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। मतलब फैनी ब्राउन ने कीट्स को ये कह के छोड़ दिया कि तुम्हारा जो स्टेचर है ना, मतलब तुम्हारी जो कद काठी है वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि ये बहुत हाइट भी इसकी ऐसी थी, तो बहुत छोटा सा, तो इसे ये कह के छोड़ दिया। तो तब से कीट्स, हालांकि दिक्कत दूसरी भी थी, ये बीमार सा रहता था हमेशा। तो पहले से मतलब एक पीड़ित था, मतलब पेशेंट की तरह। तो इस ये कुछ तो बॉडी इसकी ऐसी थी, और फिर ये बीमार था, तो मतलब उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी बेवफाई को लेकर के भी इसने अपनी पोयम, यही है ला बेला डेम्पसेंस मर्सी, एक सुंदर लेडी जिसमें दया ना हो, कैसे छोड़ दिया उसने उस नाइट एट आर्म्स को, ऐसे ही इसे भी छोड़ दिया। तो ये एक तरीके से इस पोयम के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टच दिखाता है जॉन की। द मेन कॉज ऑफ हिज डेथ वाज कंजप्शन या टीबी, दोनों में से कुछ भी आ जाए लिखा हुआ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कंजप्शन भी आ जाता है लिखा हुआ, टीबी भी। टीबी एक बड़ा वर्ड है, उसके अंदर छोटी छोटी कई बीमारियां होती है, जिसमें से कंजम्पशन है। तो ये कंजम्पशन है। लाइक हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई था जॉर्ज कीट्स, हु डाइड इन 1818। वो 1818 में मर गया था। 1818, इसकी तो ज्यादा ईयर है ही नहीं जो आपको याद रखनी है। एक 1818 है, एक 1819। 1818 में इसका भाई मर गया था। ये अपने जो बिलव्ड है उससे जो इसका क्लोजनेस रही, वो भी 1818 में थी, और वो छूट भी गई थी इसी में। क्योंकि जब इसका भाई बीमार था ना, तो ये हॉस्पिटल में जब उसके देख रेख कर रहा था, तभी उस हॉस्पिटल में से वो फैनी ब्राउन मिलती है, वहीं पर इनका लव थोड़ा चलता है।
फिर उसके बाद वो जब भी उसे इसे रिजेक्ट भी कर देती है। तो उसी को लेकर के फिर 1819 में 1819 में तब ये उस पोयम को लिखता है, ला बेला डैम सेंस मर्सी। तो वो ही मतलब उसमें दिखाता है किस तरीके से इसके साथ गलत कर दिया, चीट कर दिया उसने फेनी ब्राउन ने। कीट्स को हेलेनिक स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। ये हेलेनिक वर्ड आपको ध्यान रखना है, हेलेनिज्म। ये अलग से भी आ सकता है, बिना जॉन कीट्स की भी आ सकता है, टीजीटी में भी आ सकता है, पीजीटी में भी आ सकता है। हेलेनिज्म एक अपने आप में एक टर्म है। इसका मतलब होता है जो ग्रीक की चीज, मतलब जैसे ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक की स्टोरी है, ग्रीक की कोई गाथा है, लीजेंड है, उसे आप अपने वर्क में लिख दो। आप लिख तो रहे हो, इंग्लिश राइटर हो, ग्रीक का लिख रहे हो, तो जो इस तरीके से लिखता है, ग्रीक को फॉलो करता है, ग्रीक के वर्क को अपने वर्क में, ग्रीक की टर्म्स को, ग्रीक की लीजेंड को, ग्रीक के गॉड एंड गॉडेस को वो अपने वर्क में बहुत ज्यादा डालता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके वर्क में ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है ग्रीक का। तो जो ऐसे राइटर होते हैं, ऐसे जो वर्क होते हैं, उसमें हेलेनिज्म देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं हेलेनिज्म है इसमें। तो ये हेलेनिक स्पिरिट जो है, तो ये हेलेनिक स्पिरिट के लिए जाना जाता है, इसका मतलब ये एक हेलेनिस्ट है, ऐसे कह सकते हो। ए पर्सन हु फॉलोज ग्रीक इज कॉल्ड द फॉलोवर ऑफ हेलेनिज्म। एक व्यक्ति जो ग्रीक को फॉलो करता है अपने वर्क के अंदर, वो हेलेनिज्म को फॉलो कर रहा है। किट्स एक प्योर पोइट है हेलेनिज्म का। तो ये वर्ड आपको ध्यान इस तरीके से रखना है। Keats follows the Greek stories as in Ode to Grecian and Ode to Psyche। कीट्स जो है वो को फॉलो करता है, ग्रीक की स्टोरीज को। जैसे ओड टू ग्रीशियन, देखो नाम से पता लग रहा है, ग्रीशियन अर्न ग्रीक का एक अर्न है, उसके ऊपर ओड लिखा है इसने। तो ग्रीशियन अर्न की कहानी है, उस पे चित्र बना हुआ था, अर्न होता है ना कलश टाइप में, तो उस पे चित्र गुदा हुआ था, उसी के ऊपर इसने ये पूरी पोयम लिखी है। इसे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो तब आप देखोगे कि ग्रीक का अर्न बोल दिया जब उसने। ओड टू साइकी, ये भी एक पोयम है, इसे भी मुझे आपको पढ़ाना है। तो साइकी जो एक देवी है, तो साइकी कहाँ की देवी है? ग्रीक की। तो ये भी ग्रीक के बारे में है। क्यूपिड इससे लव करता था, क्यूपिड से धोखा दे के चला गया, तो ये साइकी देवी बन गई। तो क्यूपिड, ये सब ग्रीक के बारे में है सारा का सारा कुछ। और तो ओड टू साइकी या ओड टू ग्रीशियन, सब ये ग्रीक स्टोरी पर बेस्ड है। ओड टू नाइटिंगेल में भी ग्रीक के बारे में बात है, वहां पर बैकस देवता जो वाइन का देवता है उसकी बात है। लीद नदी जो गांव ग्रीक की है उसकी बात है। तो हेलिकन माउंटेन वे सब ग्रीक के हैं, उनके बारे में जिक्र ये अपने वर्क में करता ही है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर स्पिरिट है, हेलेनिक स्पिरिट पाई जाती है केट्स के अंदर। उसके पीछे कारण भी है, इसने ग्रीक के बहुत सारे वर्क पढ़े हैं। अब इसे ग्रीक आती नहीं थी, लेकिन वे वर्क पढ़े हैं जैसे ग्रीक का ट्रांसलेट हो जाए। जिस तरीके से आप देखते हो ना कि इंडिया में हमें, चाहे हमें कन्नड़ और ये तमिल ये भाषा नहीं आती साउथ की, लेकिन वे डब होकर के मूवी आती है, तो हम फिर समझ जाते हैं उस मूवी को इजीली। तो फिर हम समझ लाते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। इसी तरीके से जो वर्क थे, कुछ तो व्यक्ति ट्रांसलेटरी थे जो ट्रांसलेट करते थे, अलेक्जेंडर पोप भी था उसमें ट्रांसलेट करने वाले में, कि वे वर्क, ग्रीक के वर्क को ट्रांसलेट करते थे या किसी और वर्क को। तो ट्रांसलेटर्स से लेकर के, और इसने एक डिक्शनरी थी, लैम्पियर डिक्शनरी, उसमें ग्रीक का ट्रांसलेशन कैसे करा जाए, वो डिक्शनरी की भी मदद से इसने ग्रीक को पढ़ा है। कीट्स वाज ग्रीक, ये बात किसने कही? तो इसका दोस्त है, उसी ने ही कहा। तो आप ऐसे याद कर लेना भाई, इसके साथ साथ रहता था पीबी शैली, वो कहता था भाई ये तो एक तरीके से ग्रीक ही है। तो कीट्स ग्रीक था। मतलब ग्रीक क्यों था? क्योंकि वो ग्रीक के चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, इसलिए उसे ये बोल दिया कीट्स वाज ग्रीक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है क्वेश्चन कि किसने पूछा, किसने कहा है? तो शैली ने। जो लास्ट सोनेट है कीट्स का वो है ब्राइट स्टार। इसने ये सोनेट जो है फेनी ब्राउन के ऊपर लिखा था, ब्राइट स्टार। और ये पोयम भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो ब्राइट स्टार के बारे में पढ़ाऊंगा। 14 लाइंस है उसमें, इसने अपनी जो बिलव्ड है फैनी ब्राउन उसके बारे में बात करी। इनकम्प्लीट एक ओड उसका ऐसा है, ओड कह दो या कोई वर्क आ जाए इनकम्प्लीट, तो वो है ओड टू माया। ये वर्क आपको ऐसे याद रखना है। जॉन किट्स का आपके आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन भी सभी पे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी का कोई इनकम्प्लीट वर्क होता है तो वो पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है इसका, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो भी पता होना चाहिए। जैसे विलियम शेक्सपियर का है, तो लास्ट में हेनरी एट्थ की बात करते हैं, तो वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो हमें इनकम्प्लीट ओड है कीट्स का, ओड टू माया। कीट्स डाइड इन हिज फ्रेंड सेवन, गया था इसका दोस्त ये सेवन जो था, ये इसके साथ रोम गया था इलाज के लिए कीट्स के, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। तो वहीं ये उसकी बाजू में दम तोड़ देता है। अगर आपसे ये कहे कि भाई कौन था ऐसा व्यक्ति जिससे कीट्स ने ये कहा था कि भाई मेरी कब्र पे ये लाइन लिख देना, तो वो आपकी याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको ये याद रहेगा भाई लास्ट में जिसके गोदी में मरा था ये, और गोदी में किसके मरा था ये भी आपके याद हो जाएगा। जब आपको ये पता लग जाए
कि लास्ट में इलाज करने के लिए अपना कराने के लिए रोम गया था। तो किसके साथ गया था? तो आपको ये पता होगा, सेवन के साथ। तो इसका मतलब सेवन से इसने ये कहा होगा कि मेरी कब्र पे भाई ये लिख देना मरते समय, और उसकी गोदी में इसने दम तोड़ दिया। तो वो कौन था? सेवन। सेवन का नाम ऐसे याद कर लेना, मतलब इसे सेव करने के लिए गया था, इसकी जिंदगी बचाने के लिए कौन गया था, सेव से याद हो जाए। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कई नाम आएंगे, आप थोड़े से अटक जाओगे फिर। तो इसके कई सारे दोस्त हैं, किसी को कुछ लिख के भेजेगा, किसी को कुछ, तो वो ये सब याद करने पड़ेंगे। इसे सेवन को आप ऐसे याद कर लोगे कि लाइफ को सेव करने के लिए किड्स की कौन गया था रोम, तो वो सेव करने के लिए सेवन गया था। कीट्स रोट हिज सोनेट्स इन पेट्रार्कन स्टाइल। तो उसने पेट्रार्कन फॉर्म में लिखे और इरेगुलर फॉर्म में। तो अगर सोनेट की बात करें, सोनेट में इसने पेट्रार्कन, अब मैं आपसे बोल रहा था कि जो इसने स्पेंसर को फॉलो करा, मिल्टन को फॉलो करा, जो व्यक्ति मिल्टन को फॉलो करेगा तो मिल्टनिक सोनेट लिखेगा, या पेट्रार्कन और मिल्टनिक तो एक ही बात है। शेक्सपियर सोनेट तो करेगा नहीं। तो मिल्टन को फॉलो करता था, तो पेट्रार्कन फॉर्म में इसने सोनेट लिखे हैं। मतलब ये याद करने का तरीका हो जाता है, क्योंकि रटने से फिर और राइटर आएंगे, कभी सैली आएगा, कभी कोई आएगा, तो फिर होज पोज हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड में एक क्लू सा फिट करके ऐसे आपको याद करने हैं क्वेश्चन। कीट्स ने अपने जो सोनेट्स है वो पेट्रार्कन फॉर्म में लिखे हैं, या इरेगुलर फॉर्म। इरेगुलर, ये ओड भी लिखा करता था, सोनेट भी। इरेगुलर होता है जिसमें अपना कुछ चेंजिंग कर दे, मतलब अपने हाथ से। एक तो होता है जीव का तू लो परफॉर्मर बना दो, लिख दो ऐसे कैसे, एक कुछ चेंजिंग कर दो, तो वो फॉर्म को टूट तोड़ देते हैं, उसे इरेगुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे ओड है, होरेशियन ओड होते हैं, पिंडारिक ओड होते हैं। कीट्स ने वहां भी अपना दिमाग चलाया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दी, तो वो इरेगुलर ओड हो जाते हैं। ही इज विद शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के बारे में कई सारी बातें बोली है। ये भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि कौन कौन राइटर कीट्स के बारे में ज्यादा बोल रहे थे। तो जब कभी हम कुछ अटक भी जाते हैं, तो फिर जब नहीं होता ऑप्शन तो उस पे चले जाते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के बारे में बहुत बात कही है। एक तो उसे शेक्सपियर से जोड़ दिया, ही इज विद शेक्सपियर, बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब आप तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड कीट्स की तारीफ के पीछे है, मतलब उसकी प्रेज कर रहा है, कह रहा है कि भाई वो शेक्सपियर के साथ था। और ही वाज ग्रीक, ये बात पीबी सैली ने कही है। ही इज विद शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ थे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ही कह सकता है। मान लिया कभी कभी तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और फिर उसे बड़ी दिक्कत होती है अगर उसे आप गलत कर देते हो। जैसे सपोज करो आपसे पूछ ले ये लाइन किसने बोली है मैथ्यू कीट्स के बारे में, और ऑप्शन में मैथ्यू आर्नोल्ड भी डाल दे, टेनिसन भी डाल दे, सैली भी डाल दे, और एक ऑप्शन में सपोज करो मिल्टन डाल दे, तो मिल्टन कैसे कह सकता है? तो मिल्टन तो कह ही नहीं सकता ना भाई। कीट्स के बारे में मिल्टन कैसे बोल देगा? मिल्टन तो पहले ही मर गया। या जॉन डन का नाम आ जाए, या अलेक्जेंडर पोप का आ जाए, तो ये व्यक्ति तो बोलने के ही नहीं है, मतलब ये तो पहले ही मर चुके हैं। तो ऐसा मतलब देते नहीं है ऑप्शन। लेकिन एक बार ऐसा मैंने नेट में देखा था, और बिल्कुल मतलब इस तरीके से दे दिए थे, मतलब वो हो ही नहीं सकते। और एक ही आंसर फिर उसमें बैठा था, और वो नाम ऐसा था कि वो हमारे पहचान में नहीं था। तो उसी में लगा दिया, वो ही आया आंसर उसका, क्योंकि तीन जो दिए थे ना वे उसके जन्म से पहले के थे। अब जब जन्म से पहले का इंसान कैसे बोल देगा, तो वो थोड़ा सा माइंड चेक करना चाहते हैं आपका कि भाई आप यहां तक भी जा रहे हो क्या। और जो आंसर था, जिसने वो लाइन बोली थी ना, तो वो लाइन सुनी थी हमने, मेरे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, नेट में आया था वो क्वेश्चन। उसमें ये था कि ये लाइन बताओ इस राइटर के बारे में किसने बोली है, ठीक। और उस लाइन में अब हमें वो ना तो कभी लाइन सुनी थी हमने, और ना उस राइटर का नाम सुना था क्रिटिक का जो चार ऑप्शन में था। तो उस पर तो हम किसी भी सूरत में लगाते ही नहीं, लेकिन जो तीन नाम थे वो सुने हुए थे, और जिसके बारे में पूछा गया था वो भी सुना हुआ है। जैसे अभी आ जाए किड्स के बारे में यही लाइन आ जाए, ही इज विद शेक्सपियर, और तीन ऑप्शन ऐसे आ जाए, अलेक्जेंडर पोप, मिल्टन, जॉर्डन, और फिर चौथा नाम ऐसा आ जाए जो हमने कभी सुना ना हो, ठीक है ना। विल्सन आ जाए, विल्सन ने कहा है। अब हमें विल्सन का तो पता नहीं है भाई, विल्सन ने कहा होगा नहीं कहा होगा, और वो लाइन भी हमने कभी नहीं सुनी। अब हम सोचने लगे भाई किसने, तो हम तीन पे ऑप्शन पे जाना, तो भाई तीन है ना ऑप्शन। भाई ये तो किड्स के जन्म से पहले ही मर गए, तो ये कैसे किड्स के बारे में बोल देंगे? तो उन्हें काट के उस पर लगा दो। तो ये भी एक बड़े माइंड वाला क्वेश्चन होता है, और इसमें मतलब बच्चों को दूसरे एंगल से फंसा दिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। ही इज विद शेक्सपियर, तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है, इंपोर्टेंट लाइन है। कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, कीट्स के अंदर जो है ना बहुत ही कठोर आयरन है उसके अंदर, मतलब दृढ़ता है उसके अंदर। ये बात भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के लिए बोली है। तो आर्नोल्ड ने कहा है, ये आयरन के बारे में आर्नोल्ड ने कहा। ऐसे भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, मतलब एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारी कोटेशन आप याद नहीं कर सकते, रटना बड़ा मुश्किल है।
या फिर वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी, वहां मैथ्यू अर्नोल्ड ऑप्शन में आ जाएगा, पीबी शैली आ जाएगा। या तो कोई इतना बढ़िया एग्जामिनर हो जो आपका बहुत ही हितैषी है, वो तीन नाम ऐसे डालेगा जिन्होंने कुछ कहा ही ना हो इसके बारे में, लेकिन अगर उसने पीबी शैली डाल दिया, डब्ल्यू जे लॉन्ग डाल दिया, मैथ्यू अर्नोल्ड डाल दिया, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा कि भाई इन्होंने तो इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। ले हंट डाल दिया तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए, और ज्यादातर ऐसे ही डालते हैं। आपको आयरन, आर्नोल्ड, आर्नोल्ड आयरन, आयरन वाली स्पीच आर्नोल्ड ने बोली है, ऐसे ध्यान रख लेते हैं। किड्स पोइट्री वाज नॉट इमिटेटेड इन डीड ऑफ शेक्सपियर बट शेक्सपियरियन। देखो, जिस व्यक्ति ने ये कहा है ही इज विद शेक्सपियर, किड्स तो शेक्सपियर के साथ है, ऐसे कहा है, और वही ये लाइन बोलेगा। दोनों लाइन में कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ये बोल रहा था किड्स, तो इसने शेक्सपियर से इसे जोड़ दिया, मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा किड्स की जो पोइट्री थी वो इमिटेटेड नहीं थी, शेक्सपियर के कार्यों से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि शेक्सपियरियन ही है उसकी पोइट्री। मतलब उसने बहुत ज्यादा बिल्कुल शेक्सपियर को इतना कॉपी करा है कि हम उसे ये नहीं कह सकते कॉपी करिए, ये कहेंगे खुद शेक्सपियर, शेक्सपियर की पोइट्री है, मतलब इतना कह दिया उसने। और ये उसने कहा ही था कि ही इज विद शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को कीट्स से जोड़ने वाला जो राइटर है वो मैथ्यू आर्नोल्ड है। कोई सी भी एक कोटेशन याद कर लोगे ना कहीं से भी, पहली वाली या ये वाली, तो दूसरी अपने आप ही हो जाएगी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स और शेक्सपियर को बहुत क्लोज जोड़ा है। और मैथ्यू आर्नोल्ड की वो आयरन वाली याद रख लेंगे, तीन हो गई। कीट्स एनचेंटिंगली एंड एबेंडेंटली सेंसुअसनेस, एंचेंट जादुई तरीके से, एबेंडेंटली होता है अत्यधिक मात्रा में, सेंसुअस है मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसुअसनेस है उसके अंदर, ये भी बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। तो ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड की है कि वो सेंसेस ज्यादा यूज करता है अत्यधिक मात्रा में। एनचेंटिंग होता है जादुई, तो जादुई है, एबिडेंटली माने होता है अत्यधिक मात्रा में, सेंसुअस है। तो सेंसुअस उसने पांचों इंद्रियों पे काम करता है। तो ये बात भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है किड्स के बारे में। किड्स नेवर अप्रूव सैलीज रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। सैली का जो रिवोल्ट है ना सोसाइटी के खिलाफ, ये वाली बात तो मैं आपको जब पीबी सैली को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वो समाज के बिल्कुल भी वो मानता ही नहीं था किसी भी चीज को, और ना ही वो ज्यादा चीज, मतलब जो गॉड गॉडेस इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, मतलब अगेंस्ट, जैसे एथिस्ट होते हैं ना, नास्तिक, वो चीजें करता था। और इसलिए इसे स्कूल से भगा दिया गया था। इसने एथिज्म के बारे में लिख दिया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये एक पंपलेट लिख दिया था इसने स्कूल में, और इसे और इसके फ्रेंड को स्कूल से धक्के दे के निकाला था। तो ये समाज में, मतलब एक तरीके से समाज से तो बाहर कर दिया था, इसके पिता ने भी इसे बाहर कर दिया था फिर। तो सामाजिक रूप से, मतलब समाज में रिवोल्ट करता था, वो पीबी सैनी था। और किड्स इसका फ्रेंड है, तो किड्स ने कहा होगा, ऐसे लगा लेते हैं, उसने कभी अप्रूव नहीं करा सैली का रिवोल्ट जो समाज के खिलाफ है। देखो इस लाइन से ऐसा लगता है कि ये वाली बात जो है ना बोली नहीं गई है, ये तो हम बता रहे हैं कि भाई जॉन केट्स जो दोस्त था सैली का, उसने कभी भी, सैली जो विद्रोह करता था ना समाज के खिलाफ, समाज के बिल्कुल एंटी चलता था पीबी सैली, तो उसने इस बात को अप्रूव नहीं करा किड्स ने। उसने कहा कि भाई ये सही नहीं है कि तुम समाज का विरोध करते हो, तो ऐसा ठीक नहीं है। तो दोस्त समझा रहा है दोस्त को किसी भी तरीके से, मतलब लाइनों को ऐसे आपको फिट करना अपने माइंड में। किड्स इज कॉल्ड एज पेशन स्लेव, उसे पेशन का स्लेव कहा जाता है। पेशन स्लेव जो होता है, जो मतलब पेशन उत्तेजना होती है, पेशन इमोशंस होते हैं हमारे, उसका स्लेव है, उसका दास है। मतलब एक तरीके से जैसे लव होता है पेशन, उसका स्लेव है। मैथ चार्नो ने कहा ड्यू टू हिज लव फॉर फैनी ब्राउन के प्रति इसका लव बहुत गहरा हो गया था। तो अपने पेशन का स्लेव हो जाना, इसका मतलब जो व्यक्ति लव के स्लेव हो जाए, इमोशंस के दास हो जाए, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है। तो इसका मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत सारी स्पीचीज है इसके बारे में, तो फैनी ब्राउन को लेकर भी उसने ये लाइन डाली। कीट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट, कीट्स लास्ट नहीं था बल्कि आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट रोमांटिसिस्ट, मतलब रोमांटिक एज के जो राइटर थे उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट कीट्स को। डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कहा है कि वो लास्ट, लास्ट तो है, ये रोमांटिक एज के लास्ट पॉइंट में ही आते हैं ये सारे के सारे, जो पीबी सैली है, जॉन कीट्स है, तो लास्ट यही हुए। इसके बाद में फिर रोमांटिक यंगर जनरेशन के यही तो थे। तो किड्स वाज नॉट ओनली द लास्ट, ये केवल लास्ट तो है ही, मतलब केवल लास्ट नहीं है बल्कि परफेक्ट भी है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई लास्ट पोइट है ये बस, ये जॉन किड्स, क्योंकि ये इसके बाद में फिर रोमांटिक एज के पोइट्स यहाँ नहीं हुए, भाई फिर वे नेक्स्ट एज के हो गए। तो ये लास्ट के साथ साथ और क्या है, परफेक्ट भी है रोमांटिक एज का।
ये डब्ल्यू जे लोंग कहता है। इस लाइन को भी आप क्लियर कर लोगे, लोंग माने तो लंबे के लिए आता है। तो ही वॉज नॉट ओनली द लास्ट, वो लास्ट ही नहीं है, आखिरी तक। तो आखिरी, वही मतलब लेंथ, लंबाई की बात हो रही है कि पूरी रोमांटिक एज के डब्ल्यू जे लॉन्ग कहता है कि वो लास्ट वाला ही नहीं है। तो लास्ट से लॉन्ग को जोड़ोगे आप इसमें। सेंसुसनेस जो होती है ना, 5 सेंसेस, उसका मतलब होता है एंजॉयमेंट करना ऑफ द प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस, सेंसेस का प्लेजर करना। आप जान रहे हो इसका मतलब ये है, जो हम वर्क लिखते हैं तो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो, मतलब उसमें ये दिखाता है। जैसे नाइटिंगेल का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें कहता है कि भाई जो नाइटिंगेल है वो बैठी हुई है पेड़ में, मैं भी नाइटिंगेल के साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे देखो इस वाले फूल की मुझे खुशबू महसूस हो रही है। तो खुशबू हो रही है तो नोज है वो उसमें, तो मतलब वो स्मेल वाली जो सेंस है ना वो है। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है तो वो आईज है, मुझे चांद दिखाई दे रहा है, चांदनी रात है उसमें, मैं ये हवा के झोंके महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें है ना, ये सेंसेस दिखाता है वो। तो कीट्स ने 5 सेंसेस यूज करी है। प्लेजर ऑफ कीट्स सेंसुसनेस इज यूनिवर्सल। जो कीट्स का सेंसुसनेस है ना, वो सार्वभौमिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंग्लैंड की बात है, मतलब ये ऐसा जो वो दिखाता है ना, वो सब जगह देखने को मिलेगा। वो 5 हमारी जो इंद्रियां है ना, उनके बारे में बात करता है। कीट्स ने ये पांचों की पांचों सेंस दिखाई है अपने वर्क में। ये हमें पता वैसे भी रहती है, फिर भी ध्यान दे लो। नोज मतलब स्मेलिंग जो करते हैं, ईयर सुनने वाली, टेस्ट करने वाली, स्किन है जो टच करने वाली, और आईज है जो देखने वाली। तो नोज, ईयर, टंग, स्किन एंड आईज, ये 5 सेंसेस हैं, सारी को वो यूज करता है। किसी में 2 3, किसी में 4, किसी में पांचों की पांचों भी। नाइटिंगेल में तो 5 सेंसेस यूज करिए। सेंसुसनेस जो है कीट्स की पोइट्री की, इज सो डीप, इतनी ज्यादा गहरी है, दैट लॉइस एम सी नीस ने कहा है उसे सेंसुअस मिस्टिक बोला है। सेंसुअस में मिस्टिक माने गुण, बड़ी बारीकी में जाने वाला सेंसेस की। ऐसा किसने कहा है? लॉइस ने। तो लॉइस को याद कर लेना आप, LOUIS, लॉइस ने कहा है सेंसुअस मिस्टिक। कीट्स पब्लिश दिस फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 1817 में लिखा था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था ये। इसका पहला वॉल्यूम था, लेकिन 1819 वाला तो इसका बहुत फेमस हुआ। और ये भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार ही आया था शायद, कौन सी ईयर थी कीट्स की जो बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया? 1819 है वो। 21 में ये मर ही जाता है। इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री, अगर पोइट्री ऐसे नहीं आती नेचुरल, और अपने आप ही नहीं आती, जैसे कि पत्तियां पेड़ पर आती है, जैसे पत्ती पेड़ पे कोई जबरदस्ती नहीं आती, अपना आप ही खिल जाती है, अपना आप आ जाती है। तो अगर पोइट्री ऐसे ना आए, मतलब स्वतः ना आए, तो इट हैड बेटर, ज्यादा अच्छा हो कि फिर वो आए ना। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश हो रही है पोइट्री क्या है। पोइट्री अकॉर्डिंग टू जॉन केट्स, व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री क्या होती है? जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था, पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे अंदर फीलिंग आती है, और जो वो आती है उसे हम बाहर लिख देते हैं। जो फीलिंग आ रही है उसे लिख दे, वो पोइट्री बन जाती है। तो हर्ट, किसी चीज को देख करके इमोशंस जागृत होते हैं हमारे, तो वो पोइट्री, ये वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी है पोइट्री के बारे में। किट्स की क्या है? किट्स कहता है कि जो जैसे पत्तियां आती है ना पेड़ पर, वो अपने आप ही निकल आती है। ठीक है, उस पर कोई ताकत नहीं लगाई जाती, खींच के नहीं निकाली जाती, अपना आप निकलती है ना, ऐसी पोइट्री भी अपना आप निकलती है। अगर ऐसे ना निकले तो फिर लिखो ही मत। अब ये बात भी वर्ड्सवर्थ की बात से मिली हुई है थोड़ी सी, क्योंकि ये इस लाइन को देख करके कोई भी बता देगा ये लाइन रोमांटिक एज के राइटर की है, ये तो बता दोगे आप। लेकिन रोमांटिक एज में भी कीट्स की है या किसकी है, उसके लिए फिर आप याद करोगे। ये पत्ती, पेड़ की जो पत्ती वाली बात आ रही है, लीव्स टू ए ट्री, तो ये वही आप मतलब जैसे नाइटिंगेल पे इसने ये यूज करा था। ए पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली, अगर ऐसे नहीं आती है जैसे लीव्स टू ए ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, तो वो ना आए। कीट्स ने लेटर लिखा था, और इसका फ्रेंड है जॉन टेलर। मैं आपको बता रहा था ना कि इसके फ्रेंड्स कई सारे आएंगे। जॉन टेलर को एक लेटर लिखा, इसने इतने लेटर लिखे हैं, उन लेटर में ये सारी चीजें लिखा करता था, बताता था। तो इसके लेटर लिखने का जो तरीका था ये भी फेमस हो गया, जर्नल टू स्टेला। ये कहते हैं कि जो कीट्स है उसके लेटर को क्या कहा जाता है? जर्नल टू स्टेला कहा जाता है। तो वो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है कीट्स की। हालांकि इसमें ये पूछा जाता है ये लाइन किसने बोली है, तो कीट्स। तो आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ अफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, कीट्स का लेटर है बेली के लिए। इस लाइन को पढ़ने के बाद भी हमारा माइंड में एकदम आ जाएगा कि ये जिस राइटर ने भी लिखी है वो रोमांटिक एज का है। अब रोमांटिक एज में कीट्स है, शैली है, या फिर वर्ड्सवर्थ है, कौन है इन तीनों में से? क्योंकि इन तीनों में से दिमाग चलेगा।
हमारे जो, क्योंकि जो लगे हुए हैं राइटर हमारे वो चार है पीजीटी में, ये तीन है भाई, वर्ड्सवर्थ है रोमांटिक एज का जो सिलेबस में लगा हुआ है, पीबी शैली है, कीट्स है, और चौथा फिर एक एसेइस्ट लगा हुआ है चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब तो कहेगा नहीं, ये तो पोइट्री वाली लाइन है। आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग, मैं नथिंग में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं हूं, बल्कि द होलीनेस ऑफ एफेक्शन, मैं वो पवित्र, एफेक्शन माने स्नेह हूं या ट्रुथ हूं, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन माने कल्पना, मतलब मैं इमेजिनेशन जो है उसको बोलने वाला। आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ अफेक्शन एंड ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन होती है ना, कल्पना, उसकी सच्चाई को बखान करने वाला हूं। मैं निश्चित रूप से नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं सिवाय इसके, किसके, कि मैं वो पवित्र अफेक्शन और ट्रूथ जो इमेजिनेशन का उसे शो करता हूं, तो मैं इमेजिनेटिव हूं। और इमेजिनेटिव इमेजिनेशन जो होती है वो रोमांटिक एज की क्वालिटी है। ये बात जॉन कीट्स ने बोली है, और एक लेटर लिखा था बेली के लिए, ये भी इसका दोस्त है। पीबी शैली ने कीट्स को कहा है वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउ, वन ऑफ द इनहेरिटर्स, इनहेरिटर होते हैं जो किसी की जायदाद को इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिटी मतलब विरासत में मिल जाती है। वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, अनफुलफिल्ड जो कंप्लीट ना हो, रिनाउन माने फेमस होती है, फेम प्रसिद्धि, जिसकी प्रसिद्धि पूरी ना हो। एक तो होती है फुलफिल्ड, जैसे वर्ड्सवर्थ है, उसकी प्रसिद्धि कंप्लीट हो गया, 80 साल का मरा था। अनफुलफिल्ड रिनाउन होता है जो अधूरी रह जाए जिनकी प्रसिद्धि। ऐसे इनहेरिटर्स, इनहेरिटर्स होते हैं जैसे इनहेरिटर्स ऑफ लैंड, जमीन का इनहेरिट करने वाला, मतलब उसका मालिक। तो ऐसे व्यक्ति इनहेरिटर्स, जब्त करने वाले, पकड़ने वाले, ओनर, अनफुलफिल्ड अधूरी प्रसिद्धि के ओनर, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति जो जिनकी प्रसिद्धि पूरी नहीं हो पाई, ऐसे व्यक्ति में वन ऑफ द मतलब उनमें से एक है कीट्स। सैली ने कहा जॉन कीट्स जो है वन ऑफ, वो उनमें से एक है जो अपनी प्रसिद्धि को पूरा ना कर पाए, क्योंकि वो बेचारा 21 साल का ही था वो, मतलब 25 साल का, सॉरी, 25 ईयर ओल्ड था, वो मर गया। तो 25 साल था तो स्टार्ट होते हैं लिखने के लिए, और वो तो 25 साल में मर गया। तो अपनी प्रसिद्धि को कंप्लीट जो है, उसका इनहेरिटर, ऐसा इनहेरिटर या ओनर है अनफुलफिल्ड रिनाउन का, मतलब प्रसिद्धि का, तो ऐसा पीबी शैली ने कीट्स के लिए कहा है। तो उसके दोस्त ने कहा है कि भाई ये अधूरा रह गया, मतलब ये ध्यान। इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसडेंटल जीनियस, कीट्स नेवर वाज नोर एवर विल बी ए पॉपुलर पोइट। ये भी लाइन देखो इस पहले वाली की तरह ही है थोड़ी सी, और उसी ने लिखी है, मतलब शैली ने ही बोला है कीट्स के लिए। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, अपनी ट्रांसडेंटल होती है उच्च, जीनियस महानता, कीट्स अपनी उच्चता और महानता के बावजूद भी, मतलब इतना महान होने के बावजूद भी, कीट्स नेवर वाज नोर एवर विल बी ए पॉपुलर पोइट, फिर भी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। क्योंकि ये शैली ने बात जब लिख दी थी बाद में हुआ, ये तो मरने के भी काफी बाद में बहुत फेमस हुआ केट्स, लेकिन ये तब नहीं हुआ था। तो शैली ने ये कहा कि भाई देखो ये कोई ज्यादा महान नहीं हो पाया, इतना इतना महान राइटर होने के बाद भी प्रसिद्ध नहीं हो पाया, मतलब इतना क्वालिटी इतनी बढ़िया, और ट्रांसडेंटल जीनियस उच्च महानता होने के बावजूद भी किड्स ना कभी था ना कभी हो पाएगा, एक पॉपुलर पोइट नहीं हो पाया, ये शैली कहता है। तो इस लाइन को पढ़ के हमें लग जाती है उम्मीद कि ये तो कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो उसके साथ का ही है, पीबी शैली वो बोल रहा है। शैली ने डिसलाइक करी किड्स की पोइट्री बिकॉज हिज पोइट्री इज डिवोइड ऑफ द रिवोलेंसरी स्पिरिट। तो उन्होंने एक दूसरे का विरोध कर दिया ना, एक ही बात है। वो कहता था इसका मतलब रिवोलेंसरी स्पिरिट नहीं है, ये स्पिरिट किस में थी, ये पीबी शैली में थी, सॉरी किड्स में, मतलब पीबी शैली में। अब दोबारा समझो आप, कीट्स ने एक लाइन बोली थी, कीट्स ने कहा था कि भाई मैं पसंद नहीं करता, मैं शैली की, मुझे ये चीज पसंद नहीं होती कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वो रिवोल्ट करता है समाज से, समाज से विद्रोह नहीं करना चाहिए, ये कहा था कीट्स ने शैली के लिए। अब शैली क्या कह रहा है उसी का जवाब दे रहा है। शैली डिसलाइक करता है किड्स की पोइट्री, क्या कहता है कि उसकी पोइट्री जो है ना, डिवोइड ऑफ, डिवोइड के बाद ऑफ लगती है प्रीपोजिशन, ये क्वेश्चन उसमें ग्रामर में आ जाता है। डिवोइड ऑफ माने बच के रहना, दूर रहना, ऑफ द रिवोलेंसरी स्पिरिट नहीं है इसकी पोइट्री में, रिवोलेंसरी और रिवोल्ट नहीं है, विद्रोह वाली स्पिरिट नहीं होती, मतलब सीधी सीधी लिखता है, रिवोल्ट नहीं करता। पीबी शैली तो रिवोल्ट करता है, तो उसकी रिवोल्ट वाली बात को ये पसंद नहीं करता, और ये रिवोल्ट नहीं करता तो ये पसंद, ऐसे रिवोलेंसरी स्पिरिट नहीं है।
किड्स की जो लाइफ थी ना, फुल ऑफ टेंशन, वो टेंशन में रहता था। आप जब राइटर पढ़ोगे तो तीन राइटर आप ऐसे पढ़ोगे जो बहुत ज्यादा दुखी है। एक तो कीट्स, एक चार्ल्स लैम्ब और पीबी शैली, हालांकि तीनों यही है आपके, और एक मैथ्यू आर्नोल्ड भी है। ये चार राइटर ऐसे हैं जो बहुत दुखी दिखाई देंगे आपको। तो कीट्स, हालांकि राइटर तो सारे ही दुखी है, टेंशन में, ये जब तो राइटर बन जाते हैं। जैसे शायरी ज्यादातर वही लिखता है जो टूटा फूटा रहता है और दिल से दिमाग से, तो वही लिखते हैं, ऐसे ये है। ये भी जो है ना, ज्यादातर तो सब ऐसे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा, हालांकि सबसे ज्यादा दुखी तो आपको चार्ल्स लैम्ब मिलेगा जब आप उसे पढ़ोगे, लेकिन कीट्स भी कम दुखी नहीं था। किड्स लाइफ वाज फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई थी। कैसे? एक तो उसका यंगर ब्रदर जो था जॉर्ज, उसकी बीमारी, फिर बीमारी के बाद उसकी मौत हो जाती है। एक उसकी अपनी बीमारी, एक उसका लव फेलियर हो गया था फैनी ब्राउन से। तो ये कितनी सारी टेंशन उसके साथ, और भी छोटी छोटी बड़ी हो बहुत। किड्स वाज द लास्ट एंड यंगेस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक एज का लास्ट और यंगेस्ट पोइट यही था। Keats spent the summer of 1818 on a walking tour in northern England and Scotland. वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड यहाँ पर 1818 में एक टूर करा। ये वही 1818 ईयर है जब इसका भाई मरता है। रिटर्निंग होम टू केयर फॉर हिज ब्रदर, जब घर आया तो अपने भाई की केयर में लग गया। वो बीमार हो गया था जॉर्ज, हु सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस से बीमार था, यही बीमारी चल रही है परिवार में। वाइल नर्सिंग हिज ब्रदर, अपने भाई की नर्सिंग कर रहा था, मतलब उसका देखभाल करते करते किड्स वहीं मिला। और पहले लव विद ए वुमन नेम्ड फैनी ब्राउन। उसे फैनी ब्राउन भी इसी ईयर में मिलती है, लव हो गया और फिर रिजेक्शन भी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नोन एज व्हाइट डेथ। ये बहुत ज्यादा चल रही थी उस समय बीमारी इंग्लैंड के अंदर, और व्हाइट डेथ के नाम से इसे जाना जाता है। ब्लैक की बीमारी ब्लैक डेथ हो जाती है, व्हाइट डेथ है। कीट्स वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर, मिल्टन, लेहंट एंड हैजलिट। ये बहुत ज्यादा प्रभावित है जॉन कीट्स। स्पेंसर और मिल्टन तो मैं बता ही रहा था आपसे, लेहंट इसका दोस्त ही है, हैजलिट भी इसी का, ये रोमांटिक एज का। तो लेहंट और हैजलिट भी साथ में जोड़ दो, लेकिन सबसे ज्यादा इन चारों में नंबर वन पे लेंगे तो स्पेंसर है, सेकंड में मिल्टन है फिर। और वैसे तो विलियम शेक्सपियर को भी ये बहुत फॉलो करता था। एक्सेप्ट और टू अटम को अगर छोड़ दे, और टू अटम लिखा है इसने पतझड़ पे, जितने भी ओड है इसके सब स्प्रिंग बसंत ऋतु में 1819 में लिखे हैं, और इसके सारे ओड फेमस थे। आप ये इसलिए अलग हट गया बस। ओड टू अटम, जितने भी फेमस ओड इसके आप पढ़ोगे ना, जितने भी फेमस ओड आप इसके पढ़ोगे, इसके जितने भी पोयम में फेमस, सब 1819 की है। इसे छोड़ दो और टू अटम को, वैसे भी ये अलग ही है सबसे, पतझड़ के ऊपर लिखा है इसने, वो अलग ही है बिल्कुल। तो इसे छोड़ दे तो सब 1819 में उसके है। जॉन कीट्स रोट सिक्स फेमस, छह तो उसके बहुत ही फेमस हो रहे हैं, इन्हीं के ऊपर वो विख्यात हुआ था। वी फाइंड पिक्टोरियल क्वालिटी देखने को मिलती है। पिक्टोरियल क्वालिटी होती है जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उसके इस तरीके से लिखता है राइटर कि हमारे आंखों के सामने चित्र से खिंच जाते हैं, उसे पिक्टोरियल क्वालिटी बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा है इस केस में। इसके जो लेटर है ना, ये कभी किसी को लिखता है, इन लेटर को जर्नल टू स्टेला बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कीट्स लेटर लिखता है उन लेटर को जर्नल टू स्टेला बोलते हैं। कीट्स ट्रांसलेटेड द फेमस एपिक एनियड को, इसने रिटन बाय विर्जिल, एक रोमन राइटर विर्जिल, एनियड उसी ने लिखा है, बहुत फेमस है। भाई होमर के दो फेमस है, इलियड एंड ओडिसी, और एनियड जो है वो विर्जिल का है। और आपका पैराडाइस लॉस्ट है, बड़े बड़े एपिक की बात करें तो वो है आपका इसका मिल्टन का। और पेरी क्यूइन जो है वो है स्पेंसर। तो ये बड़े एपिक है, और इसमें से एनियड जो है ये विर्जिल ने लिखा था, कीट्स ने उसे ट्रांसलेट किया है। फेरी क्वीन इंस्पायर्ड कीट्स टू बी ए पोइट। फेरी क्वीन जो है स्पेंसर थे, मैंने कहा था ना, इसने पहला ही वर्क लिखा इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में। और फेरी क्वीन ने बहुत ज्यादा इंस्पायर करा कीट्स को एक पोइट बनने में। इसने इस मतलब ये क्या है, फेरी क्वीन तो बहुत पहले लिखी गई थी, और कीट्स देखो अब कब है, रोमांटिक एज में है। वो एलिजाबेथन एज की बात है, एलिजाबेथन में भी स्टार्टिंग की स्पेंसर था जब। स्पेंसर के बाद तो फिर आपके ये यूनिवर्सिटी विट्स है, फिर विलियम शेक्सपियर और ये बेन जॉनसन वगैरह सब आए, फिर जॉन मिल्टन वाला टाइम आता है, तब न्यू क्लासिकल आती है, और फिर उसके बाद आपकी रोमांटिक एज आती है, उसमें भी एल्डर जनरेशन, तब यंगर जनरेशन में जॉन कीट्स है। तो इसने, भाई वर्क तो आप बुक तो किसी की कभी की उठा लो, पढ़ लो, जैसे इसने वो एनियड को पढ़ लिया। तो ऐसी फेरी क्वीन को इसने पढ़ा, और उसने इसे बहुत ज्यादा इंस्पायर करा एक पोइट बनने के लिए। आई ऑलमोस्ट विश वी वर बटरफ्लाइज एंड लिव्ड। कीट्स फैनी ब्राउन के बारे में कहता है कि मेरी हमेशा इच्छा रही है कि हम तितली की तरह रहते और ऐसे ही रहा करते, तो ऐसे मतलब लव करते रहते।
तो वो सब कुछ चीजें खत्म हो जाती है इसकी। किड्स एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। ये ग्रीक मैथोलॉजी इतनी सारी डालता है, कहाँ से नॉलेज लिए? तो लैम्पियर डिक्शनरी थी एक, जिसमें ग्रीक मतलब इस डिक्शनरी की मदद से उसे पता लगा कि कौन कौन से ये देवी देवता ग्रीक के बारे में है। तो वो सारे इस डिक्शनरी से उसने देखे, लीजेंड देखी, और ये कन्वर्ट करे वर्डों को इंग्लिश में, तो वो सब लैम्पियर डिक्शनरी की वजह से था। इट वॉज फेरी क्वीन विच अवेकन्ड हिज जीनियस। ये बात कीट्स तो खुद स्वीकार कर ही रहा है कि भाई फेरी क्वीन से वो एक पोइट बना, लेकिन ये बात उसके फ्रेंड ने भी कही। इट वॉज फेरी क्वीन, ये फेरी क्वीन थी, विच अवेकन्ड जिसने जागृत कर दी, उसके जीनियस को उठा दिया। चार्ल्स ब्राउन ने कीट्स के लिए कहा है ये, तो इसके दोस्त ने। आई थिंक आई शैल बी अमोंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ। मैं सोचता हूं कि मैं भी इंग्लिश पोइट्स जो है ना, उनके बीच में मेरा भी नाम लिया जाएगा मौत के बाद। ये कीट्स लिखता है एक लेटर अपने ब्रदर को ही लिखा है, जॉर्ज को, जो वो मर गया था इसका 1818 में, जो भाई था ट्यूबरक्लोसिस से, उसी को लिखा है एक लेटर। उसमें लिखा कि मेरा ऐसा मैं सोचता हूं कि मैं भी इंग्लिश पोइट्स के बीच में मेरा भी नाम होगा। क्योंकि ये जीते जी फेमस नहीं था, मतलब जो 1818 चल रहा था तब कोई नहीं जान रहा था कीट्स को। खैर 18 में तो कोई जानता भी नहीं, क्योंकि इसके वर्क तो 19 में आए। लेकिन 19-20 में भी किसी ने नहीं पढ़े इतने ज्यादा। इसका तो बल्कि क्रिटिसाइज हो रहा था बहुत, इसका भी, पीबी शैली का भी बहुत ज्यादा है। ब्लैकवुड मैगजीन के बारे में आएंगे भी क्वेश्चन भी। तो इसका तो बहुत ज्यादा है, बल्कि ये कहा गया बाद में कि इसका जो क्रिटिसाइज किया गया है ना, उसी की वजह से ये शोक में मर गया, मतलब ऐसा भी कहते हैं। एस्केपिज्म के बारे में भी समझ लो आप, ये भी क्वेश्चन कीट्स में तो क्वेश्चन है ही है, ये लिटरेरी टर्म्स का भी क्वेश्चन है। एस्केपिज्म का मतलब होता है वो पोइट जो एस्केप माने बचना होता है ना, अपने आप को, हिमसेल्फ, अपने आप को बचाए रियलिटी से, वर्ल्ड की, मतलब जो संसार की रियलिटी से दूर भागे, इमेजिनेशन दिखाए, बाहर की दुनिया दिखाए। जैसे नाइटिंगल में नाइटिंगल का वर्ल्ड दिखाता है। कीट्स इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ एस्केपिज्म, ये अपने वर्क में एस्केपिज्म दिखाता है, मतलब रियलिटी से भागता है। वी हेट पोइट्री दैट हैज ए पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। कीट्स का लेटर है जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स के लिए, इसने ये लेटर लिखा है, और उसमें कहता है कि हमें नफरत है, वी हेट पोइट्री दैट हैज ए पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, जो हमारे ऊपर पैल्पेबल डिजाइन होता है, मतलब एक तरीके से जो ज्यादा वो करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखना, मतलब हम ऐसी पोइट्री से जो पैल्पेबल डिजाइन रखती है, जो बहुत बोस्टिंग करती है, ऐसी पोइट्री से हम हेट करते हैं। ये कीट्स ने लेटर में लिखा है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर रिटन इन सिंगल ईयर 1819, ये वाली ईयर बार बार मैं जो बोल रहा हूँ, और ये याद भी हो जाती है 1819, सीधा सीधा सा है। ये ऐसे भी याद हो जाती है कि जब इससे वो फैनी ब्राउन है उससे नेक्स्ट ईयर है, ऐसे भी याद रहती है 1819, 1819। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर रिटन इन सिंगल ईयर, इसी में ही है उसके जितने भी फेमस वर्क है। दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ हिज करियर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा था, ये आया हुआ क्वेश्चन। ये ईयर जो है ना 1819 वाज द क्लुमिनेटिंग पॉइंट ऑफ किड्स के करियर का। क्लुमिनेटिंग होता है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल जैसे कहते हैं, मतलब बहुत ही उच्च, बहुत बढ़ने वाला, आगे को ग्रो करने वाला पॉइंट था उसके करियर में। सैली ने ट्रेवल करा हेवन टू अर्थ वाइल किड्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इसका मतलब ये होता है कि जो पीबी सैली है वो ऊपर से नीचे की तरफ को ट्रेवल करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में वो घर से अपना, मतलब जो उसका तरीका था वो रहन, वो ऊपर से हेवन से अर्थ की तरफ को चला। और किड्स जो है, पहले उसे कोई नहीं जान रहा था, निम्न स्थिति में था, वो फिर ऊपर को उठा है, मतलब नीचे से ऊपर को उठा है जॉन किड्स। दोनों में ये अंतर है। फाइनेस्ट फ्लावर ऑफ द रोमांटिक फ्लावर, वो मोमेंट कीट्स के लिए कहा गया है सबसे सुंदर फूल है रोमांटिक एज का। कीट्स वाज डाइड एंड बरीड इन रोम इन 1821। ये रोम गया था, मैंने बताया था इलाज के लिए, वही मर गया। उसने अपने दोस्त सेवन से कहा, उसी की गोद में दम तोड़ा, कि दैट ही डिड नॉट वांट हिज नेम टू अपीयर ऑन हिज टॉम्ब स्टोन। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम, आप मेरे टॉम्ब का जो स्टोन है, मतलब इपिटैफ, जो मेरी समाधि है, उस पर मेरा नाम मत लिखना, बट मेयरली दिस लाइन, केवल ये लाइन लिख देना। क्या लाइन थी वो? और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है, और ये उसकी टॉम पे लिखी हुई है कीट्स की आज भी। हियर लाइज वन, ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ लेटा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम वाज रिट इन वाटर, पानी में लिख गया। पानी पे नाम लिखने का मतलब ये है कि अमर हो गया, ऐसा व्यक्ति है जो अमर हो गया। तो ये लाइन लिख देना, और ये लाइन लिख दी गई। तो किससे कही? स्टेवन से कही।
और कीट्स की किसकी मौत पे, तो ये आता है इन इन हुज टॉम्ब दीज लाइन्स आर रिटन। ये लाइन किसकी टॉम्ब पर लिखी हुई है? Keats took the idea of this epitaph from Philaster. Love lies a bleeding by Beaumont and Fletcher. Beaumont और फ्लेचर का वर्क था लव लाइज ए ब्लीडिंग। इस वर्क से इस इपिटैफ का हियर लाइज वन हुज नेम इज रिटन वाटर, ये लाइन जो कीट्स के माइंड में एकदम कहां से आ गई, तो ये आइडिया उसने इस वर्क से लिया है। और जो वर्क था बोमेंट और फ्लेचर का, ये भी देखो कहां से क्या चीज बनती है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था कि वो लाइन याद रहनी चाहिए। किड्स डिड नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ओट्स। उसने ओट्स का कोई पर्टिकुलर मॉडल जो था वो फॉलो नहीं करा। मतलब जैसे पिंडारिक और होरेशियन ओट थे, उसके ओट्स जो है मे बी पर्टिकुलरली कॉल्ड इरेगुलर ओट्स कहे जाते हैं, या इंग्लिश ओट, मतलब जब उसने अलग बनाए तो वो इंग्लैंड के हो गए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये डाउट में चला गया था क्वेश्चन एक बार। मतलब ये एफ आ गया था, इस क्वेश्चन का आंसर गलत था वहां पर। और किसी ने पिंडारिक पे लगा दिया था कि भाई पिंडारिक ओट उसने लिखे। उसने लिखे जरूर है एक आध ओड, लेकिन वो ज्यादातर इरेगुलर ओड अपने ओड उसने ओड में चेंजिंग कर दी थी, तो आपको इरेगुलर पे लगाना। इन सम ओड्स ही फॉलोज द पैटर्न ऑफ ओड, सो हिज ओड्स आर रेगुलर्स आल्सो। कुछ ओड में उसने पैटर्न यूज कर लिया था अपने ओड का। मतलब जब इरेगुलर होते हैं जिसमें कोई तरीका ही ना हो, मतलब किसी में आप इस तरीके से कर दो, चेंजिंग करते रहो, तो वो इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन कुछ इसने रेगुलर मोड पे भी लिखे, तो उन्हें रेगुलर रोड बोला गया। ले हंट ने पब्लिश करा उसका सोनेट ओ सोलिचिट्यूड सबसे पहले। जैसे 1814 में तो इसने ये लिखा था, मतलब इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। उसके बाद एक दो साल बाद शायद 16 में इसने इसका ये और ये था सोनेट था ओ सॉलिट्यूड, ये जॉन किट्स ने लिखा था, लेकिन इसे पब्लिश ले हंट ने करा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इसका बढ़िया है। ब्लैकवुड मैगजीन है वो, जिसे मैं बता रहा था आपको। इस ये मैगजीन थी, इस मैगजीन में होता क्या था कि जॉन कीट्स के बारे में, ले हंट के बारे में, पीबी शैली के बारे में, हैजलिट के बारे में, इनके बारे में गलत सलत लिखा जाता था। और गलत सलत भी क्या कि ये कुछ ऐसे वर्क में अपने लिखा करते थे, तो उसी चीज को लेकर के क्रिटिसाइज किया जाता था, मैगजीन में दुनिया पढ़ती थी। तो इनका थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये आवारा है, ये राइटर जो है, मतलब ये इंग्लैंड में चल गई थी बात। तो ये भी कहा जाता है जो ब्लैकवुड मैगजीन है, कि भाई इसकी वजह से भी इसका जो कीट्स जो था ना, एक मैगजीन मतलब इसके मतलब कीट्स जो मरा है इस शौक से मरा है कि इसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे। ब्लैकबोर्ड मैगजीन ने क्रिटिसाइज करा। एंडीम्यून जो इसका वर्क है, कीट्स की लॉन्ग नैरेटिव पोयम है एंडीम्यून, उसे नॉन सेंस कहा कि भाई ये बिल्कुल बेकार की पोयम है, उसे क्रिटिसाइज करा। तो कीट्स का वर्क था एंडीम्यून, और उसे क्रिटिसाइज किया गया था ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा। जॉन कीट्स को दफनाया गया था। एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो होते हैं ना, मतलब मैंने बताया था आपको कि क्रिश्चियनिटी दो भागों में बटी हुई है। सबसे पहले कैथोलिक हुआ करते थे, बाद में प्रोटेस्टेंट हुए हैं। और इसमें जो है जो जर्मनी का मार्टिन लूथर था, उसने रिफॉर्मेशन ये चलाई थी, तो यही मांग थी उसकी। प्रोटेस्टेंट सिमेट्री होती है जो जहां पर शमशान होता है, उसमें दफनाया गया था इसे, जॉन कीट्स को, रोम में। कीट्स इज कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है द पोइट ऑफ ब्यूटी। सुंदरता, ये सुंदरता जो है, ब्यूटी जो वर्ड यूज करा है, ये उसकी जो पोइट्री है उसको कहा है कि वो पोइट ऑफ ब्यूटी है। मतलब वो जो लिखता है, तो उसमें जो काव्यगत सौंदर्य है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। शेक्सपियर एंड द पैराडाइज लॉस्ट, एवरी डे बिकम ग्रेटर वंडर्स टू मी। खुद कीट्स कहता है कि विलियम शेक्सपियर और पैराडाइज लॉस्ट, ये जो मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट, इन दोनों, ये दोनों चीजें प्रत्येक दिन बिकम ग्रेटर वंडर्स टू मी, ये प्रत्येक दिन मुझ पे वंडर माने आश्चर्य, बिकम ग्रेटर वंडर्स टू मी, मेरे ऊपर बहुत बड़े आश्चर्य डालती है। मतलब ये दोनों शेक्सपियर को पढ़ना, पैराडाइज लॉस्ट, ये वंडर है। आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेस लाइक ए लवर, मैं लुक अपॉन देखता हूँ इन्हें, फाइन फ्रेज, इनकी फ्रेजेस देखता हूँ एक लवर की तरह। मतलब मैं जब इन्हें पढ़ता हूँ ना, विलियम शेक्सपियर को या पैराडाइज लॉस्ट या मिल्टन को, तो मैं इनका एक लवर की तरह इन्हें लाइक करता हूँ, ये कीट्स ने कहा। Keats' works, second volume 1818, were criticized in Blackwood Magazine and Quarterly Review। ये दोनों मैगजीन के नाम हैं, एक क्वार्टरली रिव्यू है और एक है ब्लैकवुड मैगजीन। इन दोनों में ही कीट्स ने जो 1818 में अपना सेकंड वॉल्यूम निकाला था, जो ज्यादा फेमस नहीं हुआ था,
1870 का भी नहीं हुआ, 1818 का भी नहीं हुआ, 19 में इसका बहुत ज्यादा चला है। तो ब्लैकवुड मैगजीन ने इसे भी क्रिटिसाइज करा, एंड इवन जो उसका वर्क था वो भी क्रिटिसाइज हुई है इसकी। मैनी ऑफ किड्स पोएम्स डील विद द थीम ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी। यही है वो पॉइंट ऑफ ब्यूटी जो उसे कहा जाता है ना। बहुत सारी पोयम है जो उसकी थीम है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स होता है वही सौंदर्यगत विशेषता है, जिसे हम बोल देते हैं एस्थेटिक एंड ब्यूटी। मतलब ब्यूटी देखने को मिलती है और एस्थेटिक होता है वही काव्यगत सौंदर्य। When a writer is not present in his work directly, but he imagines that he is there, this is called negative capability. अब ये वर्ड आता है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये भी आपकी एक टर्म है, इंपोर्टेंट है, मतलब कीट से जुड़ा हुआ भी नहीं, अलग से भी इंपोर्टेंट है। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसे कहते हैं? तो नेगेटिव हो जाना, इसका मतलब आप अपने आप को, जैसे एस्केपिज्म है ना, रियलिटी से भगा दो, नेगेटिव कैपेबिलिटी भी कुछ उसी तरीके से ही है कि एक राइटर इज नॉट प्रेजेंट इन हिज वर्क डायरेक्टली। आप कोई वर्क लिख रहे हो, आप डायरेक्ट तो उसमें प्रेजेंट हो नहीं, आप उसे मतलब ऐसे शो कर रहे हो जैसे किसी और के माध्यम से, आप नेगेटिव हो उसके अंदर, बट ही इमेजिन्स दैट ही इज देयर। जैसे ये दिखाता है इसमें, नाइटिंगेल की बात कर लो, ओटी नाइटिंगेल, इसके अंदर जॉन कीट्स है थोड़ी, लेकिन दिखाता है कि मैं नाइटिंगेल के साथ पेड़ पे बैठा हुआ हूँ, वो वहां बैठा हुआ नहीं है। तो इसे हम नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं कि आप खुद उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन अपने आप को शो ऐसे कर दो कि आप वहां प्रेजेंट हो, तो वो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, दैट ही इज देयर। दिस आइडिया इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज यूज्ड बाय किट्स इन हिज लेटर टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस। ये भी इसने लेटर में लिखा नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में अपने दोस्त को। ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है, ये आ जाता है कि ये जॉन कीट्स किसने इसे टर्म को कॉइंड करा, तो ये करा तो है कीट्स ने। और कहाँ करा था? तो अपने भाई को लिखा था लेटर नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। फिर एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कीट्स के अनुसार जो प्राइम एग्जांपल है ना नेगेटिव कैपेबिलिटी का, जो मुख्य एग्जांपल है वो विलियम शेक्सपियर है। उसने कहा कि शेक्सपियर इस टर्म को बहुत यूज करता है, मतलब वो बहुत इमेजिनेटिव हो जाता है और वो अपने आप को ऐसे शो करता है उसके पोएम के अंदर, खासकर सोनेट के अंदर, वो दिखाता है कि जैसे वो वहां मौजूद है लेकिन वो नहीं होता वहां पर। नेगेटिव कैपेबिलिटी एक फ्रेज है जिसमें पोइट बिकम्स हाई इमेजिनेटिव हो जाता है, मतलब ऐसा दिखा देता है कि जैसे वो वही है, और लीव्स कर जाता है रियल वर्ल्ड को, संसार में नहीं है, एंड गोज टू द इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंच जाता है। कीट्स यूज दिस टर्म फर्स्ट टाइम इन 1817 में यूज करी थी, अपना लेटर जो उसने अपने दोस्त को लिखा था। कीट्स अटेम्प्ट टू यूज नेगेटिव कैपेबिलिटी टेक्निक इन हिज ओड टू नाइटिंगेल में उसने ये टेक्निक यूज भी करी है। द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम एक टर्म है। ईगो, ईगो होता है अभिमान, सब्लिमिटी होती है उच्चता। इगोटिस्टिकल सबलाइम हो गया एक मतलब बहुत प्राउड और बहुत ही अभिमान होना, प्राउड होना, सब्लिमिटी का, उच्चता का। इज गिवन बाय कीट्स, ये टर्म भी कीट्स ने दी है अपने लेटर में रिचार्ड वुडहाउस को। मैंने कहा था ना आपको कि लेटर मिलेंगे इसके अलग अलग नाम आएंगे, तो रिचार्ड वुडहाउस है। ये टर्म जो होती है इसका मतलब होता है एक राइटर हु डज नॉट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय इगोटिस्टिकल सबलाइम। जो व्यक्ति नेगेटिव कैपेबिलिटी को दरकिनार करते और वो अपने अंदर ईगो अभिमान शो करे, तो वो ये टर्म उसके अपोजिट है नेगेटिव कैपेबिलिटी के, तो ये टर्म भी कीट्स ने दी है। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इगोटिस्टिकल सबलाइम का एग्जाम्पल कौन है जो ऐसा नहीं करता? वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। जॉन किट्स ने कहा है कि जॉन किट्स कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे राइटर है जो नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज नहीं करते, इसलिए उन्हें इगोटिस्टिकल सबलाइम बोलते हैं। ये राइटर ऑलवेज टॉक अबाउट द मोरल वैल्यूज, ये अपने वर्क में मोरल वैल्यूज की बात करेंगे, मतलब नैतिकता की बात करेंगे। इट वाज जॉन विल्सन क्रॉकर था जिसने कॉइंड करा द डिफेमेटरी टर्म, ये कुकनी स्कूल। इसके बारे में हमें मेजर मोमेंट्स में जब बात करेंगे तो वहां पर कुकनी स्कूल के बारे में बात आएगी। कुकनी स्कूल क्या है और इसमें किसके बारे में जिक्र हुआ है, हल्का जिक्र इसमें, इस ग्रुप में कीट्स भी जुड़ गया था, इसलिए मुझे ये यहाँ डालना पड़ा क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हमें करना अलग से भी पड़ेगा। जॉन विल्सन क्रॉकर थे जिन्होंने एक टर्म कॉइंड करी थी जिसका नाम था कोकनी स्कूल। ये कोकनी स्कूल जो है इसमें वे व्यक्ति थे जिनके मतलब जिन्हें गलत माना जाता था। कैसे गलत माना जाता था वो भी देख लो। तो जॉन विल्सन क्रॉकर ने एक टर्म करी जिसका नाम था कोकनी स्कूल, ले हंट के लिए करी थी, और उसका सर्किल ले हंट और उसके ग्रुप के व्यक्ति। इन ब्लैकवुड मैगजीन इन 1817, ब्लैकवुड मैगजीन तो क्रिटिसाइज करती थी इनके वर्क को, उस मैगजीन में
जॉन विल्सन क्रोकर ने ये टर्म कॉइंड करी। इसका मतलब जो एडिटर था ब्लैकवुड मैगजीन का वो था जॉन विल्सन क्रोकर। उसने क्या करा, ये टर्म डिफेमेटरी टर्म थी कोकनी स्कूल, ये इसी मैगजीन में कहीं उसने टर्म को कॉइंड कर दिया। और इस कोकनी स्कूल में उसने कुछ राइटर को रखा, और ये टर्म है बहुत बुरे के लिए। कौन था उसमें? ले हंट इसका हेड था और उसका सर्किल था। हिज प्राइमरी टारगेट, इसका क्रोकर का जो टारगेट था ना, वो ले हंट था। जॉन कीट्स एंड विलियम हैजलिट वर आल्सो टारगेटेड इन दिस मैगजीन। इस मैगजीन में हैजलिट को भी और कीट्स को भी, इन्हें भी टारगेट किया गया था। कोकनी स्कूल इज द निक नेम विच वॉज गिवन टू लो ग्रेड पोइट्स। कोकनी स्कूल एक निक नेम है, इसमें ये नाम जो दिया गया है किन व्यक्तियों को दिया गया है? जो लो ग्रेड के पोइट्स हैं या एसेइस्ट है, इंग्लैंड के तुच्छ पोइट और एसेइस्ट। अब आप कहोगे सर इसमें ले हंट का नाम, हेजलिट का नाम, हेजलिट एसेइस्ट है और ले हंट का नाम, कीट्स का नाम, ऐसे नाम है इसके अंदर, ये तो महान है। लेकिन ब्लैकवुड मैगजीन में उस समय ये आवारा टाइप में इन्हें माना जाता था, मतलब इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। तो कोकनी स्किल एक, कोकनी स्कूल जो है वो निक नेम है जो दिया गया था किन्हें? लो ग्रेड पोइट्स और एसेइस्ट को, जो इंग्लैंड के थे। ब्लैकवुड मैगजीन में दिया गया था, क्रोकर ने दिया था। बाद में शैली भी इसमें इंक्लूड हो गया इसी ग्रुप में। तो पीबी शैली देखो कितना बड़ा नाम, हम आज कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय की बात थी, तब इन्हें सब ने नेग्लेक्ट कर दिया था इन राइटर को। शैली भी उसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो गया। दीज राइटर्स बिलोंग टू द सेकंड एंड थर्ड डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी के, सेकंड और थर्ड डिकेड के है ये जो राइटर है, मतलब 1920-30 के वहां के। ले हंट इज सपोज टू बी द चीफ ऑफेंडर ऑफ कोकनी स्कूल का जो चीफ मुख्य अपराधी है वो ले हंट है, मतलब इसका हेड ले हंट था। कीट्स वाज क्रिटिसाइज्ड, कीट्स को भी क्रिटिसाइज करा गया उसकी लो डिक्शन की वजह से, कि इसके लिखने की जो डिक्शन है ना, डिक्शन होती है भाषा शैली, वो निम्नता की है, वो लो ग्रेड की है। ये कह के कीट्स को भी क्रिटिसाइज इसमें के अंदर किया गया था। अकॉर्डिंग टू कीट्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज ओनली टू डिलाइट। जो कीट्स के अनुसार जो पोइट्री का जो फंक्शन होता है ना, इज ओनली टू डिलाइट, वाइल द क्लासिकल राइटर्स बस खुशी देना है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी का मतलब है एंटरटेनमेंट करना। ऐसे कीट्स के अनुसार डिलाइट देना जो होता है, ये पोइट्री का मतलब होता है। जबकि जो क्लासिकल राइटर्स होते हैं, ग्रीक वाले या रोम वाले, वो कहते हैं फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू टीच एंड डिलाइट। वो कहते हैं डिलाइट के साथ साथ ज्ञान भी देना होता है। ये अंतर है। रोमांटिक एज वाले तो केवल एक खुशी से डिलाइट होना चाहिए। किड्स लेफ्ट हिज मेडिकल स्टडी, उसने छोड़ दी थी, मैंने आपको बताया था, और ट्राई हिज करियर इन लिटरेचर में बाय द हेल्प ऑफ ले हंट ने इसे उकसाया था, तो उसकी वजह से ये लिटरेचर में चला गया था। ले हंट वाज ए कंट्रोवर्शियल पोइट ऑफ दिस एज। इस एज का कंट्रोवर्शियल पोइट है ले हंट, बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा था। ले हंट पब्लिश कीट्स पोएम इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर। उसने एक मैगजीन है ले हंट की, अब ये भी ध्यान रखो, उसकी खुद की मैगजीन थी द एग्जामिनर, उसके अंदर उसने किड्स की पोएम को पब्लिश कराया। सोलिट्यूड ही कराया पहले उसने, ऑन सॉलिट्यूड जो मतलब उसका सोनेट था, तो वो पब्लिश कराया 1820 में। किड्स वेंट टू इटली, भाई 21 में ये खत्म हो गया था, तो 20 में चला गया इटली अपने दोस्त के साथ, किसके साथ? जोसेफ सेवन के साथ, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज हेल्थ, का इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। बट ही डाइड इन रोम 1821 में, और वहीं पर ये दफना दिया गया था, प्रोटेस्टेंट चर्च था वहां। हु किल्स जॉन कीट्स, ये एक वर्क है जो बायरन ने लिखा है। लॉर्ड बायरन, जो वो भी रोमांटिक एज का यंगर जनरेशन का पोइट है, उसने एक वर्क लिखा है हु किल्स जॉन कीट्स, और इसमें उसने बताया है कि जॉन कीट्स को किसने मारा। वो हालांकि बीमारी से मरा था, लेकिन सबका कहना था वो बहुत टेंशन में हो गया था। और टेंशन भी क्या थी, ये ब्लैकवुड मैगजीन के बारे में ये बात डाली है उसमें। विलियम हेस्लेम जो है, वन ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब ये भी उसका एक दोस्त है। तो कितने सारे नाम आ जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि नाम आपको ध्यान रखने। किड्स इज कॉल्ड पोइट्स पोइट, पोइट्स पोइट स्पेंसर को कहा जाता है। लेकिन 19th सेंचुरी का पोइट्स पोइट किसे कहा जाता है? तो जब आएगा किड्स। कुल मिला के अगर आपसे पूछे पोइट्स पोइट, पोइट का पोइट कौन है, तो वो है आपका स्पेंसर। 19th सेंचुरी का पोइट्स पोइट कौन है? तो किड्स। इसीलिए जान के इसमें 19th सेंचुरी लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जॉन कीट्स पे। आपको जॉन कीट्स पे मतलब लगभग सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं पोएम से अलग। अब उसके वर्क में जो क्वेश्चन है वो अलग है। तो फिलहाल ये है कीट्स के क्वेश्चन। आप जॉन कीट्स को इजीली, मतलब इसे दोबारा आज ही या कल आपको ये पढ़ना है, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसकी एक एक चीजें। जो इसकी बायोग्राफी थी,
और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर में आता है। बायोग्राफी आपको बढ़िया इसलिए भी पढ़नी चाहिए, जब हम इसकी पोएम पढ़ेंगे ना तो हमें थोड़ा पता लग जाता है अच्छा किस प्रकार का पोइट है, राइटर कैसा है, क्या नजरिया है उसका, वो मतलब किस तरीके की उसकी जो थिंकिंग है, कंसेप्ट कैसे है, तो वो सब चीजें आ जाती है उसके